अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट्स थोड़े हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या करा। नज़र तो बड़े कम आ रहे हैं। और ये असाइनमेंट 1 था जिसमें अच्छी खासी सबमिशन थी, और ये असाइनमेंट 2 में इतनी कम क्यों भाई? क्या वजह है इसकी? एक हफ्ता मिलता है आप लोगों को पूरा। एक हफ्ते में एक क्लास होती है। अगर इसमें भी नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? और ये जिप फाइल अभी भी आ रही है। नेटलिफाई बता दिया था ना मैंने। तो उससे बनाए देखें। जिस तरह से ये बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा असाइनमेंट बनाना था। बिल्कुल ऐसा ही बनाना था जैसे ये बनाया हुआ है ना उन्होंने। देखें। तो बाकी के लोग कब तक कर देंगे यार? ये देखें 88 लोग हैं अभी भी जिन्होंने सबमिट ही नहीं किया। कब तक करेंगे? आज हो जाएगा? कोशिश करें आज हो जाए, क्योंकि फिर आज नया असाइनमेंट मिल जाएगा। तो फिर इस तरह आप जो है ना पीछे रह जाएंगे काफ़ी। तो कोशिश करके क्लास के साथ चलें, जो भी असाइनमेंट मिल रहा है उसको टाइम पे बनाएं। तो इससे ना बहुत फ़ायदा होगा। देखिए शुरू में मैंने आपको बता दिया था, गारंटी भी दी थी कि भाई असाइनमेंट अगर कंप्लीट हो सब सारे और टाइम पे और रेगुलर हो तो 100% गारंटी है कि आप मतलब कामयाब होंगे, आगे जॉब मिलेगी या जो भी करना होगा वो करेंगे। लेकिन असाइनमेंट्स अगर नहीं करेंगे ना तो फिर पीछे रह जाएंगे। अच्छा, अब इसमें चाहे वो लोग भी हैं जिनको आता है पहले से ही, उनको भी करना है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ वो और सीख जाए, उनको वो चीज़ नहीं आती हो। ठीक है, तो ऐसा भी कभी भी नहीं सोचना है कि यार मुझे आता है, ये तो छोटा मोटा टास्क है यार, ये मैं क्यों करूँ। तो ये वाली चीज़ भी ना बंदे को मरवा देती है कभी कभार, कि यार मुझे आता है, लेकिन देखा जाए तो फिर नहीं आता होता उसको। तो भले आता हो, लेकिन असाइनमेंट जो है फिर भी करना है। और जो भी असाइनमेंट मिले हर हाल में करना है, वो सबमिट ना लाजमी क्लास शुरू होने से पहले पहले कर देना है। नेक्स्ट क्लास का जो भी असाइनमेंट है ना, अब जैसे मैंने आज इसको ओपन किया तो 66 लोगों ने सिर्फ जमा करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में ओपन करूँ ना तो ये असाइन वाली सेक्शन में ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है भाई? आवाज़ नहीं आ रही सही से। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि भाई क्लास शुरू होने से पहले पहले अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करें लाजमी। ठीक है, हर हाल में। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो वो डिस्कस करें आगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, साले भाई भी बैठे हैं आपके साथ। ठीक है, और सादिक भी आने वाला होगा अभी। ठीक है, तो इन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं। जो भी इशू है उसको पूछें, लेकिन छोड़े नहीं असाइनमेंट को ना। जो भी टास्क मिल रहा है यार उसको आप टाइम पे कंप्लीट करें। अभी तो देखें एचटीएमएल चल रही है, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चों वाली चीज़ है। आसान भी इतनी है, समझ में भी आ रही है सबके। तो लास्ट क्लास में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था शायद, ऐसा ही? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? ये आवाज़ नहीं आती अब लोगों की। अच्छा, किसको नहीं आया समझ में? माशाल्लाह सबको आ गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो मिल गई थी आपको लास्ट क्लास की? नहीं मिली ना? तो लास्ट क्लास हमने रिकॉर्ड तो की थी, और आज भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी आपको शेयर कर देंगे। यूट्यूब चैनल तो आपको पता है, सैलानी मासाइडी ट्रेनिंग का। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे ना एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा आपके सेक्शन के हिसाब से ना, वीकेंड लिख दूंगा उसके ऊपर, और मैं मेरा नाम आ जाएगा उस पर। तो फिर आप उससे देख के आपकी दोनों क्लास की वीडियोस पे दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर हो या जो भी हो, अगर कुछ समझ में ना आए तो एक दफ़ा आप थोड़ा सा उसको तेज करके वीडियो को दोबारा से देख लें। ठीक है, ताकि फ़ायदा हो आपको। ठीक है भाई? फ़ायदा होगा इससे, क्या रिकॉर्ड नहीं करें? होगा। चलें, अच्छी बात है। बाकी दूसरे सेक्शन के भी इसमें वीडियोस जा रही हैं। मैं एक और सेक्शन भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो कि वीकडे वाला है। उसमें 3 क्लास होती हैं हफ्ते में। तो उनका ऐसा है कि सीएसएस भी समझे हाफ हो चुकी है, आगे इतना जा चुके हैं हम। ठीक है, तो आप लोग भी देखें, अगर आप लोग करेंगे समझेंगे अच्छा, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वीकडे वाले ही आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग भी अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम लोग उनसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जल्दी पढ़ सकते हैं।
तो कोशिश करा करें कि भाई जब भी क्लास शुरू हो रही हो, क्लास से पहले ही आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका हो। ठीक है भाई, गुड हो गया। क्लियर दिखाई देगा। हाँ मेरे ख्याल से हमें परेशानी नहीं होगी, और क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, जिसको देखें प्रॉब्लम होती है, काफी सारे लोगों को ना आईज वीक होती है, हाँ, तो कोई मसला नहीं है भाई, आगे आगे बैठो, कोई मसला नहीं है। बैठो, इधर बैठो। ऐसा ना हो यार वो पीछे बैठा हो, उसको नजर भी नहीं आ रहा हो और वो आगे भी नहीं आ रहा हो। मैं ये आपको कह रहा हूँ भाई, जो भी प्रॉब्लम हो वो बताएं कि भाई ये मसला हो रहा है, ताकि फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे तो यहाँ से इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बेस्ट लोकेशन है क्लास की। अगर यहाँ बैठ के आप क्लास लेते हैं ना, सबसे ज्यादा मजा यही आएगा आपको। तो वीकेंड वाली आज पे हमने शायद नहीं बनाई है प्ले लिस्ट ना, आज हम बना देंगे प्ले लिस्ट हमने वीकेंड वाली। पिछली भी अपलोड नहीं की थी, हम हाँ। दोनों एक साथ upload करेंगे। ठीक है भाई, तो वीडियोस आपको आज मिल जाएंगी दोनों, आज की क्लास की भी रिकॉर्ड हम कर रहे हैं और पिछली क्लास की भी जो है ना आपको। तो अच्छा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया भाई? गुड है। किसने नहीं किया अभी तक? ईमानदारी से बताओ, देखा आप बात इतने सारे लोग हैं भाई, करो ना यार, ताकि आपको पता चले यार आपकी वीडियो अपलोड हो गई है, कुछ भी हो गया है। ठीक है, आप लोग ही इसको ग्रो करोगे ना चैनल को। तो असाइनमेंट देखिए बिल्कुल यही बनाना था जो ये आपके सामने मैंने खोला है। ठीक है, चाहे भले किसका भी है, बस एक मैंने खोला है और बिल्कुल सही बना हुआ है। इसी तरह कैटेगरीज बनानी थी सारी, और इसमें जो है सब कैटेगरीज बनी हुई है, और सब कैटेगरी के देखें लिंक बनाए हुए हैं। और अच्छा, वैसे तो देखें होता ये कि जो अगर आपका जो लिंक होता है ना, रिलेटिव यूआरएल इसको बोलते हैं, जो सेम पेज सेम वेबसाइट का लिंक होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, जिससे तो सेम पेज पे रहते हुए खुल जाए, उस पर टारगेट ब्लैंक वाले ना लगाएं। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास 10 पेजेस है ना, अगर मैं सारे खोलूंगा तो मेरे ब्राउजर के टैब्स जो है ना वो फुल हो जाएंगे, इतने सारे खुल जाएंगे। तो हमेशा रिलेटिव यूआरएल जो हो ना, उसको उसी पेज पे खुलवा दें, टारगेट ब्लैंक नहीं लगाएं। और अगर एब्सोल्यूट यूआरएल हो जो कि किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक हो, जैसे आप अपनी वेबसाइट से फेसबुक पेज पे भेज रहे हैं यूजर को, या इंस्टाग्राम के पेज पे भेज रहे हैं, तो उसमें टारगेट ब्लैंक लगा दें। ठीक है, उसमें सही रहता है वो। ठीक है भाई। तो अच्छा, ये जिप फाइल आप सबमिट ना करें अब, क्योंकि आपको होस्टिंग आ गई है नेटलीफाई की, वो करा करें लाजमी। बहुत आसान है, इतनी मुश्किल भी नहीं हो, 1 मिनट लगता है, बल्कि जिप से आसान वो होगा आपके लिए। क्या 1 मिनट में आपने लिंक बनाया और वो सबमिट कर दिया, और वो लिंक आपके पास सेव है, और वो परमानेंट लिंक एक बन जाता है आपका। आप उसका नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हो, करके देखा? बहुत आसान है। आप उसकी सेटिंग में जाओ अकाउंट की, और साइट नेम के अंदर जाके वो चेंज कर दो। अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेंज कर दो, और उसी लिंक को आप अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी ऑप्शन है। सेम लिंक को आप अपडेट कर सकते, नया लिंक बनाने की जरूरत नहीं है कि आपका एक ही असाइनमेंट है, उसी के लिए आपने 3-4 बार होस्टिंग कर दिया अलग अलग उस पर लिंक पे, तो इस तरह वो ज़्यादा हो जाएगी आपकी जो लिमिट है। तो इससे बेहतर ये कि उसी लिंक को आप अपडेट कर दें, ऑप्शन है उसका भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है नेटलीफाई का हमारे पास, जो कि होस्टिंग हमें दे रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री दे रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें ना बहुत कम मिलती हैं कि फ्री में भी है, और इतना अच्छा काम भी चल रहा है हमारा, और आसान भी है, और कितना ज़्यादा जल्दी हो रहा है कि बस हमने फोल्डर को ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, हो जाना है। नेटलीफाई में किसी को कोई इशू तो नहीं आया? सब सही चल रहा था भाई। इसमें देखिए सिंपल सी ये चीज़ है कि यार फोल्डर कभी भी बनाए उसमें स्पेस ना दें, फाइल नेम में भी स्पेस ना दें, और आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज होगा, जो पेज सबसे पहले खुलेगा वो index.html के नाम से होगा। इस चीज़ को आपने देख लेना, ये चीज़ तो आपने हमेशा देखनी है। क्योंकि भाई जो दूसरा बंदा है ना, उसको नहीं पता कि आपका मेन पेज कौन सा है, दूसरा बंदा है या सर्वर है। दोनों को कैसे पता चलेगा? जब आप इंडेक्स का पेज बनाएंगे, तो वो इंडेक्स से आपकी वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे, चलाना शुरू करेंगे। तो ये सीन है इसका भाई। अच्छा, तो अब हम बुक खोल लेते हैं भाई, बुक की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, बुक के कौन से चैप्टर पे थे हम? लिंक पे। ठीक है, लिंक पे हमने कुछ चीजें समझ ली थी, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो था वो भी हमने देख लिया था। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल में क्या फर्क है पता है? क्या फर्क है? एब्सोल्यूट यूआरएल कौन से होते हैं? जो हम अपनी वेबसाइट पे लिंक देते हैं किसी दूसरी वेबसाइट का, अब वो दूसरी वेबसाइट कुछ भी हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या जो भी हो,
वो क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट लिंक्स बोल सकते हैं। और रिलेटिव लिंक्स कौन से होते हैं, सेम पेज, सेम वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक कर रहे हैं, वो रिलेटिव कहलाते हैं। ठीक है, दोनों हमने देख लिए थे। अच्छा, इसमें टारगेट ब्लैंक का जो एट्रीब्यूट लगता है वो आप लगाएंगे एब्सोल्यूट के अंदर, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, ताकि यूजर दूसरी वेबसाइट जब खोले तो हमारी वेबसाइट भी उसके पास ओपन रहे। और अगर रिलेटिव आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप टारगेट ब्लैंक नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर अगर रिलेटिव यूजर खोलेगा तो उसके पास काफी सारे टैब्स खुल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 से ज्यादा पेजेस भी हो सकते हैं। तो रिलेटिव हमेशा सेम पेज पे खुलवा दें, एब्सोल्यूट जो है वो न्यू टैब पे खुलवा दें टारगेट ब्लैंक करके। ठीक है भाई, तो यहां तक मेरे ख्याल से हमने देख लिया था। अच्छा, ये ईमेल लिंक है, इसमें क्या होता है कि भाई ये कीवर्ड दिया हुआ है इन्होंने, href के अंदर हम लिखते हैं मेल टू और ये कॉलन लगा देते हैं, ये एक फिक्स कीवर्ड है। और ये करता क्या है, ये पहले बहुत इस्तेमाल होता था कि जब इतनी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो अब तो ये है कि हर वेबसाइट में आप देखते हैं कॉन्टेक्ट अस के पेज में जाते हैं, वहां पे फॉर्म मौजूद होता है पहले से कि अपना नाम बताओ, मैसेज लिखो और सबमिट कर दो। तो जो भी आपका मैसेज होता है वो वेबसाइट के ऑनर के पास चले जाता है। लेकिन पहले ये होता था कि भाई ईमेल करो हमें, अगर हमें कांटेक्ट करना है तो आप ईमेल के थ्रू करो। तो उसके लिए ये लिंक होता है, आप मेल टू के अंदर, मेल टू के बाद अपनी ईमेल लिख देते, और जब भी कोई यूजर आके इस पे क्लिक करता है तो HTML क्या करता है कि आपके डेस्कटॉप के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर ईमेल सेंडर की जो भी ऐप होगी वो खोल देगा। जैसे मोबाइल में अक्सर हमने जीमेल की ऐप रखी हुई होती है, सबके पास ही होगी। तो जब हम मोबाइल से किसी वेबसाइट पे जाएंगे ना और इस ईमेल लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो ईमेल लिंक हमें रिडायरेक्ट करेगा हमारी जीमेल की ऐप पे, और जीमेल की ऐप पे जाके न्यू मैसेज खोल के टू के अंदर ये ईमेल ऐड कर देगा इनकी, जो भी हमने मेल टू में ऐड की होगी। अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो डेस्कटॉप में भी होता है कोई ना कोई ईमेल सेंडर। ठीक है, जिस तरह अभी देखें मैं यूज करके भी आपको दिखाता हूँ, ये कोई ना कोई ईमेल सेंडर जो होगा वो खोल देगा हमारे पास। फोल्डर बना लेते हैं आज का। कौन कौन ऐसा जिसके आज पहली क्लास है? 2-3 लोग हैं। क्यों भाई, 2 क्लासों में कहाँ थे आप लोग? 2 हो गई ना हमारी, और 3 ओरिएंटेशन को मिला के। चौथी है ना, यही तो बोलो। तो 3 क्लासें समझे आप लोगों ने मिस कर दी। चलो, वीडियोस आज अपलोड करेंगे तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाली क्लास की वीडियो हमने अपलोड रिकॉर्ड नहीं की। ऐसा ही भाई? तो देखिए यहाँ पे मैं एक एंकर का टैग बना रहा हूँ, ए का टैग, इसमें href का एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, इसमें जो भी हम लिखते हैं ना सेंटर में, वो यूजर को नजर आता है, ये एक लिंक बन के आ जाता है हमारे पास। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ईमेल अस, तो ये क्या होगा, ये एक लिंक बन के आ जाएगा मेरे पास। जब भी मैं इसको देखूंगा, देखें ये एक लिंक बन गया ईमेल अस। लेकिन अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने href में अभी कुछ बताया ही नहीं। तो href में बताऊंगा इसको कहाँ लेके जाना है। तो href के अंदर एक कीवर्ड होता है हमारे पास मेल टू कॉलन, और इसके बाद हम अपनी जो भी हमारी ईमेल है वो हम इसमें लिख देते हैं। जिस तरह मैं लिख देता हूँ इसमें gauss@gmail.com। तो अब ये क्या करेगा कि भाई कोई भी यूजर आके इस पर क्लिक करेगा तो ये ईमेल सेंडर वाली एप्लीकेशन जो है ना वो खोल देगा। देखें, अच्छा इसने ये तो खोल तो दी, लेकिन टू में ईमेल क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि ये कॉन्फ़िगर नहीं था हमारे पास कि भाई अगर ये एक ईमेल सेंडर एप्लीकेशन है विंडोज की, अगर हम इसमें जीमेल से या आउटलुक से या किसी से लॉगिन कर लेते हैं ना, तो फिर ये क्या करता, न्यू मैसेज में जाके टू के अंदर ये जो ईमेल हमने लिखी है इसको ऐड कर देता। लेकिन फिर वही बात कि भाई ये चीज़ थोड़ी सी ओल्ड हो गई है, पहले होता था ये काम। अब हम फॉर्म्स बनाते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं, जो भी हमारा यूजर होता है उसको बोलते हैं भाई हाथ के हाथ यहीं पर ही अपना मैसेज लिखो, सबमिट दबाओ, आपका मैसेज सबमिट। ठीक है, और इस तरह हम नहीं करते कि उसको वो ईमेल पे लेके जाएं, फिर वो हमें ईमेल करे और फिर उस पर हम जवाब दें। तो अब इससे ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है अब। ठीक है भाई, ईमेल लिंक समझ में आ गया? अच्छा, टारगेट का एट्रीब्यूट था, किस लिए था ये भाई? कि आपने अगर कोई भी लिंक है, जिस तरह मैं एक और यहाँ पे href बना रहा हूँ, href में मैं इसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ मिसाल के तौर पे गूगल पे।
क्या होता है? सही है सही है। ठीक है, या डबल ये पहला आता है नहीं सही है। google.com। अच्छा, जो नज़र आएगा वो क्या होगा? गूगल। ठीक है भाई। तो अब देखिए, जब मैं इसको लिंक करवाऊंगा तो ये क्या करेगा, सेम पेज को जहां पे मेरी वेबसाइट चल रही थी उसी को रिप्लेस कर दिया इसने गूगल के साथ, जो कि सही तरीका नहीं है। तो अब इसका मतलब तो ये यूजर हमारी वेबसाइट से चला गया, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं भाई। हम चाहेंगे यूजर हमारी वेबसाइट पे भी रहे और उसको गूगल की वेबसाइट भी शो हो जाए न्यू टैब के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट देते हैं टारगेट और इसकी वैल्यू दे देते हैं ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा लिंक है उसको न्यू टैब में जाके खोल देगा। ठीक है भाई। अच्छा, ये दोनों एलिमेंट वैसे सेम लाइन में क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है पूरा एक लिंक है, क्यों? क्यों? ये जो एलिमेंट है ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है भाई, इनलाइन एलिमेंट। और दूसरा कौन सा होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा होता है कि जो पूरी लाइन कवर करता है। ठीक है, अगर जैसे मिसाल के तौर पे H1 हेडिंग, अगर मैंने इसमें हेलो लिखा जबकि हेलो टेक्स्ट इतना सा है, अब ये राइट साइड पे देखें आपने, इसने इतनी बड़ी जगह छोड़ दी है पूरी, और जो एंकर का टैग है उसको नीचे से शुरू किया। तो इसका मतलब ये H1 जो है ना वो पूरी लाइन कवर करता है और ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा। और ए का टैग जो नीचे लिखा है ये इनलाइन एलिमेंट है। अब देखिए, ऊपर मैंने एक ए का टैग बनाया, नीचे दूसरा बनाया, तो दूसरे को नीचे से शुरू होना चाहिए था अगर ये ब्लॉक लेवल होता। क्योंकि ये इनलाइन है तो दूसरा वाला इसके बराबर से शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी लाइन ब्रेक करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, BR का टैग लगा सकता हूँ। ठीक है भाई, तो इसकी लाइन ब्रेक हो गई। क्लियर है ये चीज? अच्छा भाई, इसके अलावा ईमेल हो गया हमारा। अच्छा, लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पेज, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। ठीक है, अब अच्छा हमारे पास ऐसा होता है कि यार एक पेज हमारे पास इतना बड़ा हो जाता है, इतने बड़ी इसमें डिटेल्स लिखी हुई होती है, तो यूजर को, अगर यूजर खड़ा हुआ है अभी टॉप पे और बॉटम पे किसी कंटेंट के ऊपर उसको लेके जाना है, तो वो या तो स्क्रॉल करके जाए, स्क्रॉल करेगा तो उसको टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है काफी नीचे जाना है। या ऐसा होता है कि यूजर हमारी वेबसाइट रीड करते करते काफी नीचे तक आ गया, अब उसको वापसी टॉप पे जाना है। तो आपने देखा होगा कि गो टू टॉप का एक बटन आ जाता है काफी वेबसाइट्स में कि वो दबाता है वो टॉप पे चले जाता है खुद ही। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये कहलाती है कि भाई लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज लिंकिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करती है इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जब भी वर्क करेगी जब हमारे पास पेज पे काफी सारा डेटा होगा। अगर पेज खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, तो फिर इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पे थोड़ा सा डेटा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ना। हाँ, एक हेडिंग बना देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ ये भाई सेक्शन 1, और इसके नीचे एक पैराग्राफ लिख देते हैं। VS कोड का एक शॉर्टकट होता है जिससे डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाता है लॉरेम लिख के। ठीक है, तो ये डमी टेक्स्ट आ गया है हमारे पास। तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और नीचे दोबारा आके बोलता हूँ ये हो गया हमारा सेक्शन 2, और नीचे आके ये सेक्शन 3, सेक्शन 4। ठीक है, तो इस तरह काफी सारा डेटा हो सकता है आपकी वेबसाइट में। देखिए, अभी हमारे पास नजर क्या आ रहा है, सेक्शन 1। अच्छा, हमने जूम करा हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं इसको पूरा कर दूंगा तो फिर वो एक ही डेटा पेज पूरे पेज में शो हो जाएगा, इस वजह से मैंने जूम किया हुआ है। तो अगर मुझे सेक्शन 4 पे जाना है तो मुझे स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा है। देखें, तो ये तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन स्क्रॉल आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे विकीपीडिया आप देखें ना, उसमें इतना कंटेंट भरा पड़ा हुआ है एक ही पेज के ऊपर। अगर देखें, मैं पाकिस्तान लिखता हूँ और यहाँ से विकीपीडिया में जाता हूँ, तो एक ही पेज पे ना काफी सारा कंटेंट, देखिए कितना बड़ा स्क्रॉल है इसका, ये देखें, देखा है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो वेबसाइट होती है ना कि एक ही पेज पे इतना सारा कंटेंट है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि यार यूजर की हेल्प के लिए लिंक्स बना देते हैं, सेम पेज लिंक। अब देखिए, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ रोल ऑफ इस्लाम पे, तो ये मुझे थोड़ा सा नीचे ले आया, उसी पेज पे हूँ मैं, लेकिन ये रोल ऑफ इस्लाम वाले सेक्शन पे ले आया क्लिक करने से लिंक पे। समझ में आया ये सेम पेज लिंक क्या होता है? तो ये अब कैसे होता है देख लेते हैं।
अच्छा, इसके लिए ना पहले हमें सेक्शन की आइडेंटिटी बनानी होगी, पता हो कि हमें किस सेक्शन पे जाना है। तो वो कैसे बनाते हैं, हमारे पास एक आईडी का एट्रीब्यूट होता है, आईडी। ठीक है भाई, आईडी क्या होता है, जिस तरह आपके पास आपका रोल नंबर है, आपकी एक यूनिक पहचान है कि भाई मैं जब भी एक रोल नंबर कॉल करूंगा किसी का, तो वो किसी एक बंदे का होगा, बोलेगा भाई मेरा है, यूनिक होगा। तो इस तरह हम HTML के किसी भी एलिमेंट को एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी की वैल्यू अब हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ 1। इसी तरीके से मैं नीचे वालों को आईडी दे देता हूँ 2 और 3 और 4। ठीक है भाई, इसको 2 दे दी, इसको 3 दे दी और इसको 4 दे दी। अच्छा, अब आईडी दे दी, अब हम बनाते हैं लिंक्स। तो मैं ऊपर आया, मैं यहाँ पे एक यूएल बना रहा हूँ और यूएल में मैं बना रहा li। ठीक है भाई, और इसमें मैं लिंक बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें बोल देता हूँ कि भाई सेक्शन 1। और अब href में आप क्या देंगे, आईडी को टारगेट करने के लिए आप लिखेंगे href के अंदर पहले हैश और उसके बाद आईडी की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दी 1। तो इसी तरह से आप ये लिंक पूरे कॉपी करेंगे लिस्ट में, और ये 2 पे चले जाएगा, इस पे क्लिक करेगा तो, इस पे क्लिक करेगा तो ये 3 पे चले जाएगा, इस पे क्लिक करेगा तो ये 4 पे चले जाएगा। और लिंक के टेक्स्ट भी हम चेंज कर देते हैं कि भाई यहाँ पे 4 नजर आए, यहाँ पे 3 नजर आए और यहाँ पे 2 नजर आए। ठीक है भाई, चला के देखते हैं। देखिए टॉप पे लिंक आ गए सारे। अब मुझे अगर सेक्शन 4 पे जाना है तो मैंने सेक्शन 4 पे क्लिक करा तो ये मुझे सेक्शन 4 पे ले आया। ठीक है भाई, तो इससे आसानी क्या हो गई, यूजर को स्क्रॉल करके नीचे जाना नहीं पड़ा। अब जैसे विकिपीडिया में आपने देखा, मैं किस पे गया था, रोल ऑफ इस्लाम पे। अगर मैं स्क्रॉल करते करते आऊं ना तो नीचे कोई सेक्शन होगा, वो ये देखें नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आसानी के लिए विकिपीडिया ने क्या कर दिया, साइट पे लिंक दे दिया, ये लिखा हुआ रोल ऑफ इस्लाम। मैंने इस पे क्लिक किया, मैं नीचे डायरेक्ट आ गया। तो ये फायदा हुआ यूजर का टाइम भी बच रहा है। और ठीक है, हमारी वेबसाइट पे यूजर जो है ना फिर दोबारा भी आ गया, यार अच्छी वेबसाइट है, और इजी करके सारा कंटेंट वगैरह दिया हुआ है। तो ये ज्यादातर जो है ना कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट होती है ना, उनके लिए होता है। जिस तरह आप कोई न्यूज वेबसाइट बना दें, बहुत बड़ी न्यूज है और उसके स्पेसिफिक सेक्शन पे आपको जाना हो तो उसके लिंक्स दे दें ऊपर कि भाई यहाँ से चले जाओ। क्लियर है ये चीज, इजी है, मुश्किल तो नहीं है भाई। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि भाई लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अनदर पेज। कि आप अगर किसी और पेज पे जा रहे हैं और उसके स्पेसिफिक पार्ट पे जाना है तो आप सेम यही चीज कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास देखिए 2 पेज है, एक में बना दो अबाउट का, about.html। ठीक है, अब मुझे अबाउट से जाना है इंडेक्स पे, क्या लिंक दूं, क्या आएगा, डायरेक्ट इंडेक्स का नेम आ जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में सिबलिंग है। ऐसा ही है भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई गो टू, या सिर्फ इंडेक्स लिख देता हूँ, चलिए इस तरह। अच्छा, इंडेक्स से मैं एक लिंक बना देता हूँ जो कि मुझे अबाउट पे ले जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, about.html, और इसमें मैं लिख देता हूँ अबाउट। ठीक है भाई, मैंने रीलोड किया, अबाउट आ गया ऊपर, मैं अबाउट पे गया, अबाउट पे आ गया, और यहाँ पे देखिए इंडेक्स का मुझे लिंक नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इंडेक्स पे क्लिक करूँ ना तो मैं इंडेक्स के पेज पे आ जाऊँ, जो कि आ रहा है। लेकिन अब मुझे करना ये है कि मैं इंडेक्स के सेक्शन 4 पे चले जाऊँ इस पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये काम कैसे होता है कि आप यहाँ पे आके ये जो आपने index.html लिखा है इसी के आगे हैश और आईडी दे देंगे। आईडी क्या थी, 4। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, स्पेसिफिक सेक्शन पे ले आएगा। मैंने इंडेक्स पे क्लिक किया, सेक्शन 4 पे ले आया डायरेक्टली इस पेज के। ये दूसरा पेज है, दूसरे पेज पे लेके गया, फिर उस पेज के स्पेसिफिक सेक्शन पे लेके चला गया। अगर आप उसके एंड में हैश लगा के उसकी आईडी दे देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज। अब जैसे ये रोल ऑफ इस्लाम वाली चीज है ना, अगर आप ये लिंक किसी को भेजते हैं, क्या ये लो यहाँ से आके ये चीज रीड कर लो, तो जब वो इस लिंक पे जाएगा ना तो वो इस पेज के इसी स्पेसिफिक सेक्शन पे आएगा सीधा। और यहाँ पे देखें स्क्रॉल काफी हुआ है ऑलरेडी। अगर देखें मैं इसको हटा दूं और मैं यहाँ पे दोबारा से ये लिंक पेस्ट करूं, एंटर करूं,
तो देखिए मैं उसी सेक्शन पे आया। क्यों? इसके अगर आप ऊपर टॉप पे देखें यूआरएल के अंदर नजर आ रहा है कि इसमें भी वही चीज ऐड हुई हुई है। देखें ये देखें भाई, पूरा यूआरएल बना हुआ है और आखिर में हैश रोल ऑफ इस्लाम। रोल ऑफ इस्लाम क्या होगा? इस सेक्शन की आईडी होगी। ठीक है, तो जैसे ही उस आईडी को टारगेट कर रहे हैं वो उस स्पेसिफिक सेक्शन पे हमें लेके जा रहा है। क्लियर है भाई? ये स्टार्ट कर दे न्यू चैप्टर जो कि इमेजेस है। जाग रहे हैं सब? सो तो नहीं रहा कोई? जाग रहे हैं? एक्टिविटी हो जाए थोड़ी पहले ताकि सब एक्टिव हो जाए। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। 10 ये तो ऐसे रहा मैं सोते सोते ही मतलब जबरदस्ती आपने काउंटिंग कर दी। तो ऐसे करें बिल्कुल एक्टिव होके कि मजा भी आए। दोबारा से 10 दोबारा। अच्छा दूसरी वाली हंसते वाली, हंसो भाई हंसो। ऐसा हंसता नहीं आता क्या? ऐसा हंसो ना भाई। चलो अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। माउस से अच्छा तो इसका बैठता है, माउस तो आगे पीछे जाएगा। चलो हटा देते हैं इसको। चैप्टर नंबर 5 इमेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेबसाइट के लिए। इमेजेस अच्छी होंगी ना तो आपकी वेबसाइट भी अच्छी लगेगी। ठीक है, अगर आपने इमेजेस अच्छी नहीं लगाई होंगी तो वेबसाइट भी अच्छी नहीं लगेगी। फेसबुक में अगर आप देखें तो इमेजेस इमेजेस आपको नजर आ रही होती हैं हर तरफ। ठीक है, आइकन्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, वो भी इमेज ही होती हैं, समझे? तो अगर हम एक वेबसाइट में से इमेज बिल्कुल हटा दें तो वो वेबसाइट बिल्कुल अजीब लगना शुरू हो जाएगी। क्या ये वेबसाइट है, पता नहीं क्या। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है इमेज का। तो हम इसमें देखेंगे कि इमेज कैसे ऐड होती है, इमेज के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, कौन से इसमें ऐड हो सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकते हैं, कौन सी इमेज ज़्यादा अच्छी रहती है वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। कुछ इन्होंने लिंक्स बताए हुए कि यार यहाँ से आके आप इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ओल्ड बुक है अब तो काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास जहाँ से हम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि गूगल से ही कर सकते हैं इमेजेस पे जाके। इमेज डाउनलोड करना आती है सबको? गुड हो गया भाई। ठीक है, तो कोई भी इमेज जाके हम इंटरनेट पे उसको अपने पीसी में सेव कर सकते हैं या उसका लिंक कॉपी कर सकते हैं। ठीक है भाई, स्टोरिंग इमेजेस ऑन योर साइट। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि यार बेस्ट तरीका ये है कि आप जो भी इमेज अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे ना उसको डाउनलोड कर लें और वेबसाइट के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएं इमेजेस के नाम का और उसमें सारी इमेजेस स्टोर कर दें। बात समझ में आई? देखिए ये बात तो आप लिख के रख लें कि भाई वेबसाइट जब बनेगी तो हमेशा एक फोल्डर बनेगा, उसका एक फोल्डर के अंदर सारा काम होगा। जितना भी काम होगा सारा एक ही फोल्डर के अंदर रहते हुए होगा, फोल्डर के बाहर वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक रूल है, याद रखें हमेशा कि जितना भी काम होगा ना एक वेबसाइट का वो सारा एक फोल्डर में रहते हुए होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इमेजेस भी अगर आप अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे हैं तो वो सारी इमेजेस भी उसी फोल्डर में जाएंगी और इमेजेस का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर आ जाएंगी सब। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम चीज़ों को प्रॉपर लेके चलेंगे ना तो वेबसाइट अच्छी बनेगी, कोड क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो जाएगी, सामने वाले दूसरा जो बंदा होगा उसको भी समझ में आएगा कि हमने क्या बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस लगाएंगे तो इमेजेस का फोल्डर बना दिया, फॉन्ट्स लगाएंगे आगे जाके तो फॉन्ट्स का बना दिया, वीडियोस अगर लगाएंगे तो वीडियोस का बना दिया। इसी तरह अगर हमारी वेबसाइट में ज़्यादा पेजेस है, 20-25 पेजेस बनाए हुए तो उसको भी हमने डिवाइड कर दिया कैटेगरी वाइज। ठीक है भाई, अगर हम ई कॉमर्स बनाने जा रहे हैं तो भाई फैशन का अलग पेज बना दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक का अलग बना दिया, फोल्डर बना दिया, फिर उसके अंदर उससे रिलेटेड जो भी पेजेस हैं वो हमने रखे। तो इस तरह अगर स्ट्रक्चर हम इसका अच्छा बनाएंगे ना तो वेबसाइट अच्छी बनेगी हमारी और दूसरा जो डेवलपर होगा उसको भी समझ में आएगी। अच्छा, इमेज ऐड करने का तरीका क्या है? IMG का एक एलिमेंट है हमारे पास जो कि सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट का पता है?
जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है, वो सेल्फ क्लोज हो जाता है। अच्छा, इसमें बेहतर ये है कि आखिर में आप स्लैश दे दें, फॉरवर्ड स्लैश। नहीं भी देते हैं तो ये बन जाता है इमेज का एलिमेंट, ठीक है। जिस तरह अभी मैं इमेज का एक एलिमेंट आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखें ये IMG का एक एलिमेंट मैंने बना दिया। ये सिंपल एक इमेज का एलिमेंट है, देखें। बेहतर ये है कि इसको सेल्फ क्लोज कर दें आप इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश देके। अच्छा, इसमें क्योंकि कोई टैक्स वगैरह नहीं है तो इस वजह से इसमें टैक्स वगैरह लिखने का कोई भी सीन नहीं है कि इसका क्लोजिंग टैग जब भी हम यहाँ पे नहीं है। तो अब इसमें हम इमेज देते हैं तो इमेज किस तरह देंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है SRC, जिसका मीनिंग होता है सोर्स, कि भाई इस इमेज तो आप दे रहे हैं, इसकी सोर्स क्या है, कहाँ से लेके आऊं मैं इस इमेज को। तो अब इसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे एक URL दे दें, जो कि ऑनलाइन एक URL होगा कहीं किसी सर्वर का, जहां से वो आपकी इमेज आ रही होगी। दूसरा तरीका क्या है, आप उस इमेज को डाउनलोड करें अपने पीसी में और फिर उसका पाथ दे दें, लोकल पाथ। लोकल पाथ क्या होता है, ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ना, हमेशा लोकल पाथ इसी से ही देना है। कभी भी ये वाला काम नहीं करना कि आपकी सिस्टम में अगर कहीं पर इमेज पड़ी हुई है किसी भी फोल्डर में, आप वहां गए, आपने वहां पे कॉपी पाथ किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ये वाला काम कभी भी नहीं करना। इमेज देनी है कभी भी तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसका पाथ देना है। तो दोनों तरीके देखते हैं। अगर हम गूगल करें, इमेज अच्छी सी कोई ले लें, ठीक है, तो कार की ले लेते हैं कोई इमेज हम। ठीक है, इमेजेस में आ गए, कौन सी लगाए, ये तो आंखों में लगेगी मुझे लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज सी। चलो ये वाली लगा देते हैं, मेहरान की ले लें। चलो भाई मेहरान, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए इसको डाउनलोड कैसे करते हैं हम, सेव इमेज एज करके। ठीक है, अब जो भी इसका फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में हमारे पास इमेज डाउनलोड हो जाएगी। और एक तरीका होता है इसका कॉपी इमेज एड्रेस। अगर हम इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते थे ना, अब इसका URL हमारे पास कॉपी हो गया। अब जैसे मैं न्यू टैब पे जाऊं और यहाँ पे URL को पेस्ट करूं तो मुझे ये इमेज नजर आएगी। क्यों नहीं आ रही भाई, इंटरनेट या कुछ और मसला हो सकता है। ये वाले ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, तो उसका हो सकता है उस इमेज के सर्वर में कोई मसला हो। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका जैसी URL पेस्ट किया, मुझे ये इमेज शो हो गई। ये इसका URL है। अच्छा, ये अपलोड कहाँ हुई हुई है कि भाई प्रो पाकिस्तानी कोई वेबसाइट है, ये उनके सर्वर पे अपलोड हुई हुई है और इसका ये URL है। अब मैं क्या करूंगा, ये URL पूरा कॉपी करके अपने HTML में आके इमेज के एट्रीब्यूट को, SRC को, ये पूरा URL दे दूंगा इस तरह। और इसको चला के देखते हैं कि भाई क्या नजर आ रहा है। मैंने इसको चलाया और ये भाई इमेज आ गई। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका जो साइज आया ना मेरे पास इमेज का, वो इसका डिफॉल्ट साइज आया। मतलब डिफॉल्ट साइज क्या है कि भाई जिसने ये इमेज बनाई होगी उसने एक इसका साइज डिफाइन किया होगा कि भाई ये 300 बाय 300 के या 500 बाय 500 के, इस तरह का कोई साइज होगा इसका। तो डिफॉल्ट पे ये जो इसका साइज होता है ना वो आ जाता है। अच्छा, अभी इमेज हमने लगाई कैसे, URL के जरिए। और ये जब ही चलेगी जब हमारे पास इंटरनेट होगा, क्योंकि हमने URL से लगाई है कि भाई इंटरनेट से उठ के आ रही है हमारे पास ये इमेज। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, हम इमेज को कर लें अपने पास डाउनलोड। कैसे, सेव इमेज, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जैसे हम करते हैं इसको सेव। तो अब हमें डेस्कटॉप से ही नहीं लगा देना डायरेक्ट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम देखिए, इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, जब भी बता रहा हूँ। डेस्कटॉप पे गए, आपने इमेज देखी, कहाँ है हमारी इमेज जो डाउनलोड है, क्या नाम है इसका, मेहरान, ये पड़ी हुई। ठीक है भाई, आपने इसको करा यहाँ से कॉपी। अच्छा, कॉपी एज पाथ नहीं करना है कभी भी इसको ना, कभी भी नहीं करना है। देखिए इससे भी चल जाती है, वरना मैं करूँ कॉपी एज पाथ और VS कोड में आके मैं यहाँ पे दे दूं इमेज का पाथ, इस तरह से देखें। ठीक है, और मैं चला के देखूं यहाँ पे इमेज को, तो देखें चल रही है भाई, इमेज चल तो रही है, लेकिन हमने इसको क्या दिया है, कॉपी, पूरा सिस्टम का पाथ दिया है। अब ये इमेज जब तक शो होगी
जब तक ये वेबसाइट हमारे पीसी में, जब हम इसको किसी सर्वर पे डिप्लॉय कर देंगे ना, जैसे नेटलीफाई पे, नेटलीफाई पे क्या जा रहा है, सिर्फ आपका एक फोल्डर जा रहा है। नेटलीफाई पे ये डेस्कटॉप वाली चीजें नहीं जा रही, तो वहां पे ये इमेज आपको नहीं मिलेगी। वहां पे ये बोल देगा कि भाई कोई इमेज नहीं है मेरे पास, और वहां पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, इस वजह से मैंने बता दिया। तो हमें सही तरीका क्या है इसका, करना क्या है, यहाँ से इमेज आपने की कॉपी, और जो भी आपने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में आप चले गए। ठीक है, ये फोल्डर हमने बनाया था, यहाँ पे आपने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम होगा इमेजेस। ठीक है भाई, इसका नाम इमेजेस, और यहाँ पे आके इस इमेजेस के फोल्डर में आपने उस इमेज को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये इमेज हमारे वेबसाइट के फोल्डर में आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे पाथ में क्या दूंगा, कहाँ पड़ी हुई इमेज, ये इमेजेस के फोल्डर में। index.html का इमेजेस के साथ क्या रिलेशन है, सिबलिंग है। तो मैं इसका पहले नाम दे दूंगा इमेजेस, फिर मैं दूंगा / और फिर इमेज का नाम। ठीक है, तो ये इसको यहां से उठा लेगा। देखिए मैंने रीलोड किया और अब भी इमेज हमें नजर आ रही है। अब हम अपनी वेबसाइट नेटलीफाई पे डिप्लॉय भी कर देंगे ना, उसके बाद भी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि नेटलीफाई पे हम ये वाला फोल्डर डिप्लॉय कर रहे हैं, मेन वाला, ये वाला, ऐसा ही है। तो नेटलीफाई पे जब भी पूरा फोल्डर जाएगा तो उसके साथ हमारी इमेज भी जाएगी, और फिर हमें वहां पे वो शो होगी। और अगर इमेज यहाँ पे नहीं होती इस फोल्डर में, तो वो कभी भी शो नहीं होती फिर हमें वहां पे। कॉपी पेस्ट किया तो नहीं शो होती, कॉपी पाथ किया तो नहीं शो होगी। पेस्ट किया था नहीं, वो मैंने अगर गूगल से जो कॉपी करा था उसका लिंक, वो शो होगा या अब वो तो होगा, क्योंकि वो तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है ना किसी और के सर्वर पे। देखिए हम अपने सिस्टम का कभी भी कॉपी पाथ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम लोकल है, और वो जो ऑनलाइन पड़ा हुआ है वो पहले से ही ऑनलाइन हुई भी इमेज किसी ना किसी सर्वर पे पड़ी हुई है वो। तो ऑनलाइन वाला तो चल जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा। तो ऑनलाइन से अच्छा वैसा बेहतर यही रहता है कि आप जो है ना डाउनलोड कर लें इमेजेस को, और इमेजेस का एक फोल्डर बना लें अपनी वेबसाइट के फोल्डर में, और वहां पे सारी इमेजेस रखें आप। ये सबसे बेस्ट तरीका है ये इमेज यूज करने का। ठीक है भाई, अच्छा इसी तरह इमेज, अब डिफॉल्ट साइज हमारे पास आ गया इमेज का, तो इसका साइज भी अपडेट कर सकते हैं, देखते हैं आगे। अच्छा इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है ALT का। इसका मतलब ये होता है कि अगर इमेज आपके पास किसी रीजन से शो नहीं हुई, या वो डिलीट हो गई, या अगर आपने ऑनलाइन मंगाई है तो वो नेट नहीं चलने की वजह से शो नहीं हुई, तो ये क्या करता है, अगर आप ये ALT यहाँ पे लगा देंगे और इसमें कोई टेक्स्ट लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेहरान इमेज, और यहाँ पे मैं इसका ना पाथ गलत दे देता हूँ, इमेजेस को मैंने इमेज कर दिया। तो अब होगा क्या, इमेज लोड नहीं होगी, लेकिन इमेज के बदले जो टेक्स्ट हमने लिखा है ना वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा भाई, यूजर को, देखने वाले को पता चले कि यहाँ पे मेहरान की इमेज है, जो कि अभी किसी वजह से नजर नहीं आ रही। या देखिए कभी ऐसा भी होता है कि हमने कोई एक न्यूज की वेबसाइट बना दी, ऊपर इमेज है और नीचे हम बोल रहे हैं कि ऐसी कोई न्यूज चल रही है कि भाई आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की बात है। तो यूजर बोलेगा ऊपर तो कोई इमेज ही नहीं है, कहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये ALT वगैरह लगा देते हैं कि यूजर को पता चले यहाँ पे इमेज है, लेकिन किसी वजह से शो नहीं हो रही। टाइटल का आपको बताया था, ये वही चीज है। टाइटल का जो एट्रीब्यूट है ना, ये ऐसा एट्रीब्यूट है, आप HTML के किसी भी एलिमेंट पे लगाएंगे और माउस ओवर करेंगे तो वो शो हो जाएगा। इमेजेस की फोल्डर बनाने के बाद देखिए उसमें पिक्चर आपने पेस्ट कर दी अपनी, उसके बाद इमेज का एलिमेंट जहां आप यूज कर रहे हैं वहां पे SRC में आके उसका पाथ दे दिया। अच्छा अब ये जो SRC है ना, इसमें जो आपने ये पाथ दिया है, ये भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जो कि हमने लिंक में पढ़ा, याद है। तो इसको भी वही, अगर ये इमेज, अगर हम किसी नेस्टेड फाइल के अंदर होते और ये इमेज किसी बाहर वाले फोल्डर में होती, तो हम क्या करते, पहले उस फोल्डर से बाहर निकलते, // फिर इमेजेस में जाते, फिर इमेज लगाते। तो हमेशा इन चीजों के लिए भाई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने पूरी इमेज का पाथ उठा के, लोकल पाथ उठा के लगा दिया। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बिल्कुल हमने करा है। सिबलिंग था इमेज, हमने डायरेक्ट इमेजेस का नाम दिया और / लगा के आपने इमेज का नाम दे दिया, इस तरह जो भी उसका नेम था। तो इससे हमारे पास जो है वो इमेज हमारी शो हो गई।
क्लियर है भाई? टाइटल का मैंने क्या बताया भाई, HTML के हर एलिमेंट पे ही चलता है, किसी पे भी आप लगा दें, और उस पे माउस ओवर जब आप करेंगे तो ये टाइटल नजर आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेजेस, वैसे तो ये हम CSS से भी कवर करते हैं ये चीज, CSS में जाके हम उसकी हाइट विड्थ वगैरह जो भी है सब सेट कर सकते हैं, लेकिन HTML के एलिमेंट ने भी हमें दो एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, एक हाइट और एक विड्थ, जिससे हम अपनी मर्जी से इमेज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसको बोल दूं कि भाई इसकी विड्थ हो जाए 300 और इसकी हाइट हो जाए 200, ठीक है। तो अब आप देखेंगे अभी इमेज ये है, मैंने रीलोड करा, अब इसका साइज ये हो गया, ठीक है। अब इमेज के ऊपर बात है, वो इमेज कैसी है। अब जैसे अगर कोई कार है तो वो इमेज जो है ना वो लैंडस्केप में बनेगी, मतलब उसकी विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम होगी। तो अगर हम ऐसा कर दें कि यार हाइट बढ़ा दें और विड्थ कम कर दें तो क्या होगा, इमेज का अजीब सी नजर आएगी इस तरह से। मेहरान जो है ना वो कोई ट्रक बन गया, देखें, ठीक है। तो ये चीज है ना हमें खुद समझ में आनी चाहिए, और हमें पता है इमेज किस टाइप की है हमारे पास, इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेट करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी सेट नहीं हो रही हो ना कि यार हमने इसको सेट कर दिया फिर भी सेट नहीं हो रही, तो फिर CSS में एक तरीका होता है, वो इसके डिफॉल्ट साइज पे ले आता है और हमारे मुताबिक उसका हाइट और विड्थ सेट कर देता है, और इमेज जो है ना वो स्ट्रेच वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो हम वो वाली चीज जो है ना हम CSS से कवर कर सकते हैं आगे जाके। और डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी ना दें हाइट विड्थ, तो ये कौन सा साइज उठाएगा, जो इमेज का डिफॉल्ट होगा, ठीक है। देखिए इमेज अलग अलग होती साइजेस की होती हैं, जब भी आप गूगल से इमेज उठाएंगे ना, कोई इमेज हो सकता है आपको बड़े साइज की मिले, कोई छोटे साइज की मिले, या कोई बिल्कुल आइकन वाले साइज की मिले जो बिल्कुल ही छोटी होती है, ठीक है। तो अगर कोई आइकन साइज की इमेज है तो हम उसको अगर उसका विद और हाइट बढ़ाएंगे ना तो उसके पिक्सल जो है बढ़ जाएंगे, अजीब हो जाएगी इमेज वो। हाँ, अगर कोई बड़ी इमेज है उसको हम छोटा करेंगे तो फिर समझ में आएगी, वो हो जाएगी, लेकिन छोटी इमेज को जब अगर हम बड़ा करेंगे तो फिर उसके पिक्सल्स खराब हो जाएंगे। तो इसका भी एक हल होता है हमारे पास, अब इमेजेस जो है वो अच्छे अच्छे आने लग गई, वेक्टर इमेजेस आती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसका साइज जो भी हम सेट कर दें उसके पिक्सल नहीं फटते, ठीक है। तो फिर हम वो वाली इमेज यूज कर लेते हैं अगर इस तरह का कोई काम हो। लेकिन देखिए जब एक प्रॉपर एक वेबसाइट बन रही होती है ना, तो फिर उसके लिए इमेजेस भी अलग से बन रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम गूगल पे गए उठाई कोई भी इमेज लगाई, अगर हम प्रॉपर एक प्रोफेशनल कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए इमेजेस भी अलग से हम बनवाते हैं, और जो साइज हमें चाहिए हो डिजाइनर हमें वही वाले साइज की बना के देता है, ठीक है भाई। अच्छा, वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड, इमेज क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है, इमेज को आप अपने कोड में कहीं पर भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ के बाहर, पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के सेंटर में, पैराग्राफ के लास्ट में, या कहीं पर भी आप इमेज को लगा सकते हैं जहां आपको लगे क्या यहाँ पे सही लगेगी इमेज। देखिए इस तरह से हर जगह आप इमेज को लगा सक रहे हैं, ठीक है भाई। इमेज कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट। अच्छा, ओल्ड कोड है इमेज को अलाइन करने के लिए ये, अगर आपको इमेज को लेफ्ट राइट वगैरह लेके जाना हो तो अलाइन का एक एट्रीब्यूट है जो आप देते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो लेफ्ट राइट करके है। तो ये चला के देख लेते हैं चले ना चले, क्योंकि थोड़ा सा ये ओल्ड कोड है। ये वाला काम अब हम करते हैं किससे, CSS से करते हैं। देखिए इस तरह रेड करके भी आती है ना जो चीज, इसमें VS कोड भी बता देता है उसको कि यार ये थोड़ा ओल्ड हो गया। तो अगर हम इसको राइट कर दें, देखिए राइट साइड पे चली गई, लेकिन ये ओल्ड ही टेम्परेरी तो हम कर सकते हैं जब तक HTML पे हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम CSS पढ़ लेंगे तो ये वाला काम हम करा करेंगे CSS से, ठीक है। लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, और टॉप बॉटम वगैरह इसमें जो भी होगा वैल्यू वगैरह से लेफ्ट राइट है सिर्फ, ठीक है। तो वालेकुम सलाम, तो ये सारा हम कर सकते हैं इसमें भाई। वर्टिकली भी आ गया, देखें टॉप मिडिल और बॉटम करके हम देंगे तो वर्टिकल अलाइन भी हो जाएगी इमेज। लेकिन इससे बेहतर यही है कि हम इसको आगे जाके CSS से अलाइन करें,
अगर हमें CSS आती हो तो कभी भी HTML के ये एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे हम अलाइन करने के लिए। अच्छा, अब जो है थोड़ी थ्योरी आपको बता रही है सिर्फ इमेज की, जो कि हम सबको ऑलरेडी पता होती है कि यार कौन कौन सी इमेजेस हमारे पास होती हैं, वेक्टर इमेजेस कौन सी होती हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हमें पता है ऑलरेडी। अच्छा, अब ये टिप्स दे रहे हैं कुछ हमें कि भाई सेव इमेजेस इन द राइट फॉर्मेट, वेबसाइट के हिसाब से जो जल्दी लोड हो, ज़्यादा हेवी इमेजेस ना हो, बड़े साइज की ना हो, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि मोबाइल से हम जो इमेज लेते हैं ना वो 10-10 MB की भी बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे तो वेबसाइट बड़ी देर से लोड होगी इमेज की वजह से, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है। तो कोशिश करके वेबसाइट के लिए भाई ऐसी इमेज हो जिसका साइज है 1 MB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेज हो तो 2 MB हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वेबसाइट में इमेज यूज़ करने के लिए। बाकी इमेजेस के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। हमारे पास PNG इमेज वो होती है कि जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है भाई, और इसके अलावा JPEG इमेजेस होती हैं जो हाई क्वालिटी में आती हैं। ठीक है, बड़े साइज की जो इमेजेस होती हैं। अच्छा, इसके अलावा JPG भी होती है, GIF इमेजेस, जिफ इमेजेस वो होती हैं जो एनिमेटेड होती हैं। ठीक है, एनिमेशन लगी हुई होती है उसमें। ठीक है, इसके अलावा SVG इमेजेस जो हैं वो वेक्टर इमेजेस होती हैं। ठीक है, जिसमें उसका हम विद हाइट जितनी भी बढ़ा दें कम कर दें उसका जो पिक्सल है वो खराब नहीं होते। ये वेक्टर इमेजेस कहलाती हैं। ठीक है, इस तरह और भी काफ़ी सारे फॉर्मेट नए नए आ गए। अब तो WebP भी आ गया है, ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है जो। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मेट, तकरीबन फॉर्मेट जो है ना वो HTML में सपोर्ट है। ठीक है, कोई भी इमेज का ऐसा फॉर्मेट नहीं होगा जो सपोर्टेड ना हो ब्राउज़र के अंदर, क्रोम के अंदर खास तौर पे। दूसरे ब्राउज़र में हो सकता है कि अगर कोई ऐसा फॉर्मेट हो जो नया आया हो तो हो सकता है दूसरे ब्राउज़र में सपोर्ट करे ना करे, लेकिन क्रोम में वो चल जाता है आजकल। लेकिन हम कोई ऐसे फॉर्मेट पे भाई कभी जाएंगे ही नहीं। हम बस ज़्यादातर हम PNG यूज़ करेंगे, JPEG यूज़ करेंगे, SVG यूज़ करेंगे वेबसाइट के लिए। एसवीजी क्या? SVG एक फॉर्मेट है जो वेक्टर इमेजेस होती है ना, वेक्टर इमेजेस जो कि इलिस्ट्रेटर पे बनती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि यार उसमें पिक्सेल्स नहीं होते, आप उसको जितना भी उसके साइज को बढ़ा दो कम कर दो, इमेज वही की वही रहती है। ठीक है, तो जिसको डिजाइनिंग वगैरह आती हो तो उसको अच्छा पता होगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यार इस काम के लिए हमें डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें काम होता है ग्राफिक डिजाइनर का, वो इमेज हमें बना के दे देता है जो भी उससे बनवानी हो, जैसी भी बनवानी हो। ठीक है, तो वेक्टर इमेजेस जो होती है ना उसका फॉर्मेट जो है SVG के अंदर होता है। तो ये पुरानी क्योंकि थोड़ी बुक है, तो देखिए फोटोशॉप का पता नहीं कौन सा वर्जन दिखा रहे हैं कि ये पिक्चर एडिटिंग का ये टूल है, आप इसको यूज़ करके पिक्चर एडिटिंग कर सकते हैं। तो लेकिन इसके भाई पूरे कोर्सेज होते हैं, अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो वो एक अलग पूरी फील्ड है, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये एक पूरी अलग फील्ड है। कौन सा बंदा सो रहा है? जाग जाओ भाई जल्दी से, जो भी सो रहा है उसको जगा दिया करें, हुए बराबर बराबर देखते रहा करें। अच्छी बात है, एक दूसरे को हम सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे। तो JPEG इमेजेस आपने देखा कि यार ये बड़े साइज की इमेजेस होती हैं JPEG फॉर्मेट के अंदर जो होती है ना, और ये इमेजेस की एग्जांपल्स उन्होंने कुछ दी हुई है हमें। अच्छा, जिफ इमेजेस जो है ना वो कौन सी होती है? एनिमेटेड, और HTML पे सपोर्टेड है। आप कोई भी जिफ इमेज लगाएंगे तो उसी तरह एनिमेशन उसकी आ रही होगी नजर आपको HTML के अंदर। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे कोई भी सर्च करो या कार जिफ करके सर्च कर लेता हूँ गूगल पे, तो मुझे जो है ना एनिमेटेड इमेजेस मिलेंगी काफ़ी सारी। ये देखें भाई, जिस तरह ये है, अगर मैं ये लगाना चाहूँगा तो या तो डाउनलोड करके लगाऊँ या कॉपी इमेज एड्रेस करके लगाऊँ, इसके लिए भी वही वाली बात है। तो मैंने SRC में इसका URL कॉपी कर दिया, तो देखें लग गई है। ठीक है भाई, तो देखिए URL हमेशा किसको बोलते हैं? जो ऑनलाइन किसी वेबसाइट से हमने कॉपी किया हो इमेज का, उसको हम URL बोलते हैं। पाथ किसको बोलते हैं? जो लोकल हो, लोकल हमारे पास इमेज डाउनलोड हो, लोकल डायरेक्टरी में पड़ी हुई हो और उसको हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के थ्रू उठा रहे हो और यूज कर रहे हो, वो पाथ बोलते हैं उसको। और इस ये जो अभी मैंने लगाया इसको हम बोलते हैं URL से लगाइए इमेज। ठीक है भाई, तो इस तरह कोई भी जिफ हो तो वो आप लगा सकते हैं। लोडर होते हैं वेबसाइट के अंदर, लोडर चल रहे होते हैं, तो वो भी जिफ बने हुए होते हैं। ठीक है भाई,
अच्छा, इमेज डायमेंशंस का बता रहे हैं कि इमेज इस तरीके की हो सकती है, अलग अलग डायमेंशंस की हो सकती है, लैंडस्केप में हो सकती हैं, पोर्ट्रेट में हो सकती हैं आपके पास इमेजेस। तो अब ये कुछ बता रहे हैं आपको कि ये गलती हमें नहीं करनी, कि अगर आप किसी जिराफ की इमेज लगा रहे हैं तो वो किस में आएगी, हमेशा पोर्ट्रेट में आएगी। अगर आप उसको ऐसा कर देंगे कि उसकी विड्थ बड़ी है और हाइट छोटी है तो फिर वो मसला करेगा, उसका उसका जो हेड है वो गायब हो जाएगा। तो इसी तरह एलिफेंट जो है वो फिर लैंडस्केप में आएगा, उसकी हाइट छोटी होगी, विड्थ ज़्यादा होगी। तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हुए विद और हाइट सेट करेंगे हमेशा इमेज की, ठीक है, ताकि वो अच्छी लगे वेबसाइट इमेज हमारी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, इमेज रेजोल्यूशन जो है इसकी थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई इसके जो पिक्सल्स होते हैं वो किस हिसाब से चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर जेपेग में ये बता रहे हैं कि अगर दो चीज़ें होती हैं, डीपीआई और पीपीआई कुछ होता है ये, तो 72 पीपीआई अगर अगर एक पिक्सल होगा तो उसका साइज बनेगा 368 केबी। तो ये एक थ्योरी वाली चीज़ है, पता होना इसका कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये एक बेसिक सी एक थ्योरी है। तो ये बताया भी इन्होंने यहाँ पे कि इमेज जो है ना जेपेग वगैरह, तो इसको अगर बड़ा जूम करके आप देखें ना तो वो स्क्वायर शेप में बॉक्सेस बने हुए होते हैं, पिक्सल्स, उसको पिक्सल्स बोलते हैं हम। तो उन सब पिक्सल्स को मिलके एक इमेज बनती है जो कि आपको नजर आती है। वेक्टर इमेजेस जो कि आपको बताया, ठीक है, एसवीजी फॉर्मेट में होती है, जिस तरह ये देखें बना हुआ नजर आ रहा है आपको पांडा। तो इसको इलिस्ट्रेशन की होगी, इसके ऊपर इलिस्ट्रेटर पे बनाया होगा। ये ऐसी इमेज है कि आप इसको जितना भी इसका साइज बड़ा कर दें इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे, क्योंकि इसमें पिक्सल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये वेक्टर इमेजेस कहलाती हैं। तो ये बेस्ट रहती है वेबसाइट के लिए। अगर आप अच्छी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो, तो आप उसमें एसवीजी इमेजेस यूज़ करें। इनका लोड टाइम जो है ना बहुत कम होता है, ये फौरन से लोड हो जाती है इमेजेस। अगर आप दूसरी देखें ना जेपेग वगैरह, वो लोड होने में टाइम लेती है, 1 MB 2 MB की भी इमेज होगी ना वो थोड़ा टाइम लेगी लोड होने में। अगर किसी के पास 4-5 MB वाला इंटरनेट आ रहा है ना तो उसके पास वो लोड होने में 5 मिनट लगा देंगे इमेजेस, ऐसा होता है। वैसे तो नॉर्मली आप 10 MB चलाते होंगे सब, लेकिन फिर भी वो इमेजेस लोड होने में काफ़ी टाइम ले लेती है। उसको इमेज के उसमें जाके इमेज के फॉर्मेट पता चल जाएगा आपको। देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, इसके आखिर में लिखा हुआ है .jpg। अगर फिर भी पता ना चले तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं, तो यहाँ पे सब इसकी डिटेल आ जाती है इमेज की। तो ये इसका फॉर्मेट देखिए क्या नजर आ रहा है, जेपीजी फॉर्मेट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह एसवीजी जो होगी ना तो वो वेक्टर होगी, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा। तो काफी सारी वेबसाइट है, आप गूगल पे लिखें एसवीजी इमेजेस तो आपको एसवीजी इमेजेस मिल जाएंगी, वो डाउनलोड करके लगाएं, ठीक है। अगर खुद बनानी है इमेजेस तो उसके लिए भी इतने सारे अच्छे चीज़, अब तो फोटोशॉप वगैरह पे भी जाना ही नहीं पड़ता, ऑनलाइन टूल इतने सारे, कैनवा वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गया है, वहाँ पे हम खुद इमेज बना लेते हैं। मैं इतनी सारी इमेजेस बना चुका आज तक कैनवा के ऊपर वेबसाइट के लिए। मतलब वेबसाइट में इमेज की नीड है, उसका जो भी साइज मुझे चाहिए कैनवा पे जाके बनाया और उसमें 2-3 इमेजेस एडिटिंग की और इमेज बन गई। और कैनवा आपको ऑप्शन देता है कि आपने किस में एक्सपोर्ट करनी है, एसवीजी में करनी है, पीएनजी में करनी है, जेपेग में करनी है, वहां से आपने इमेज एक्सपोर्ट की और लगा ली। तो ये तो हम कर लेते हैं भाई, आजकल मोबाइल में हम पिक्चर एडिटिंग कर रहे होते हैं आजकल, ठीक है। जो जैसी भी एडिटिंग करनी चाहे हम मोबाइल में कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। तो मोबाइल में एडिटिंग करके वो आप लगाते हैं वेबसाइट के अंदर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लोडर वाली भी बता दिया। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जिन इमेजेस का होता है वो पीएनजी फॉर्मेट के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये भी होता है, देखिए ये स्टैंडर्ड है इमेजेस के ना, जो भी मैंने आपको बताया। हो सकता है गूगल पे किसी बंदे ने ऐसी इमेज अपलोड की भी हो जिसका फॉर्मेट तो पीएनजी हो लेकिन उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ना हो, तो अब वो उस बंदे का कसूर है जिसने वो इमेज बनाई है, तो वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा। जो उसके स्टैंडर्ड्स है कि अगर भाई बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा तो उसका फॉर्मेट उसको पीएनजी रखना है, ताकि पीएनजी यूजर सर्च करे तो उसको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट मिले, ठीक है। बाकी देखिए गूगल पे ही ऑप्शन होते हैं जो इमेजेस के अंदर आजकल, आप यहाँ पर आके टूल में आए, आपने इसमें कलर में आके किसी भी कलर की आपको इमेज चाहिए, यहाँ से कलर ले लिया, गूगल आपको वही कलर की इमेजेस ला के देगा, ठीक है। इस तरह अगर आप कलर को बोल दें यार मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ये वो वाली इमेजेस ला के देगा जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और ये जिफ भी है, एनिमेटेड इमेज भी है,
ठीक है, तो गूगल से पूरा काम हो जाता है हमारा इमेजेस के सेक्शन में आके। जो भी इमेज चाहिए, साइज भी बता रहा है देखें, अगर आपको लार्ज इमेजेस चाहिए तो लार्ज पे क्लिक किया, लार्ज आ जाएंगे आपके पास। अगर आपको स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ से इसको बताया। टाइप भी है देखें, जिफ चाहिए, क्या चाहिए, तो काफी सारी चीजें ना ये आपको फिल्टर लगा के दे रहा है। तो आप इसको बताएं और आप जो भी आपको इमेज चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कर लें। बाकी अच्छी अच्छी वेबसाइट होती है, प्रिंटरेस्ट है, इस पे अच्छी अच्छी इमेजेस पड़ी हुई होती हैं, अनस्प्लैश के नाम से, ठीक है। और भी काफी होंगे जो डिजाइनर वालों लोगों को पता होंगे, ठीक है, जो डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो काफी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बनी बनाई अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। आपने कोई भी अच्छी वेबसाइट देखी होगी तो वहां पे देखें, कोई अगर बड़ी कंपनी है ना तो हमेशा उसके पास उसका अपना ग्राफिक डिजाइनर होता है, जो वो अपनी खुद की इमेजेस बनाते हैं वो सब, ठीक है। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बस वेबसाइट बनाना चाहती है, इतना काम नहीं है ज्यादा, तो उनको हम गूगल वगैरह से उठा के भी लगा सकते हैं उनकी वेबसाइट में, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इमेज डाउनलोड कैसे हो रही है ये बता रहे हैं तरीका, जो कि आपको पता है। अच्छा जी, लैपटॉप की चार्जिंग लगा देते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे HTML5 में एक एलिमेंट आया है हमारे पास फिगर के नाम से ना। देखिए इसका कोई इतना खास यूज नहीं है भाई, ये इसलिए है कि आप जब ये लगाएंगे फिगर और इसके अंदर इमेज रखेंगे तो उस इमेज का कैप्शन ऐड कर देगा ये आपको ना उसके नीचे, जो कि हम किसी और दूसरे एलिमेंट से भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो फिगर क्या करेगा, ये पेरेंट है, सबसे पहले फिगर आएगा, फिगर के अंदर आप इमेज वगैरह जो भी आपको देनी होगी वो देंगे, और उसके बाद आप फिग कैप्शन के अंदर उस इमेज का कैप्शन लिख देंगे, तो बिल्कुल इमेज के नीचे नजर आ जाएगा। अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जो इमेज के बारे में आप बता रहे हो कि देखिए भाई इस इमेज में ये हो रहा है, ठीक है, तो आप फिग कैप्शन यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप पैराग्राफ यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, इतने कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नहीं है ये वाले। इसका ना कोई इम्पैक्ट कोई अलग से आएगा ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि पैराग्राफ ही यूज हो रहा है। देखिए अगर मैं इसको लगाऊं ना और इसको ये दे देते हैं हम फिलहाल, देखें इमेज आ गई और टेक्स्ट जो है ना वो बिल्कुल इमेज के नीचे आ रहा है, देखें यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या, इस टेक्स्ट में जो आप लिख रहे हैं ना वो इस इमेज के बारे में कोई बात हो रही है। तो इस वजह से ये दो एलिमेंट HTML5 पे दिए, फिगर और फिग कैप्शन। फिग कैप्शन में टेक्स्ट आता है, फिगर पेरेंट एलिमेंट होता है टेक्स्ट और इमेज का। ठीक है भाई, ये इमेज का चैप्टर था, आसान था, मुश्किल तो नहीं था भाई, समझ में आ रहा है, समझ में भी आ रहा है और साथ में नींद भी आ रही है, ऐसे ही भाई। तो पढ़ लें टेबल भी। अच्छा भाई देखिए, जिस तरह दूसरे चैप्टर बड़े आसान थे, टेबल का चैप्टर भी बड़ा आसान है, ठीक है, और बहुत छोटा सा, इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये भी। तो इसमें क्या हो रहा है कि टेबल्स क्या होते हैं कि आपको आपकी वेबसाइट में बहुत बड़ा डेटा हो, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा हो, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का डेटा हो, या कोई आइटम्स हो, या कोई बुक्स हो, ठीक है, लिस्ट टाइप का कोई डेटा हो, तो हम उसके लिए टेबल यूज कर लेते हैं कि टेबल के अंदर वो सारा डेटा शो हो जाए। अच्छा, अब इसमें मिसाल के तौर पे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट में आए, कोई शॉपिंग करते हैं तो कार्ट में चले जाते हैं, कार्ट में सारा आपको प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं, तो वहां पे टेबल का यूज हो जाता है। टेबल का सबसे बेस्ट यूज पता है कहाँ होता है, कि जब तक आपने CSS नहीं पढ़ी है और आपने रिस्पॉन्सिव HTML वगैरह बनानी है वेबसाइट, तो आप टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ईमेल के अंदर, ईमेल मार्केटिंग के अंदर। जब भी आप किसी को कोई ईमेल भेजते हैं ना, आपने देखा होगा कि मार्केटिंग की ईमेल्स आती होंगी आपके इनबॉक्स में, दराज की तरफ से या किसी भी वेबसाइट की तरफ से, जिसमें पूरी पूरी HTML की वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं ईमेल के अंदर। ईमेल के अंदर HTML की वेबसाइट बनी हुई होती है और वो आपको शो हो रही होती है, तो वो हम ज्यादातर कर रहे होते हैं टेबल से।
ताकि सबके पास एक जैसा फॉर्मेट जाए ईमेल का। तो पहले टेबल पढ़ते हैं, फिर वो वाली चीज भी आपको बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या देखेंगे, टेबल कैसे बनते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हम टेबल पे शो करवा सकें, और जो बड़ा डेटा है हमारे पास वो कैसे टेबल में शो करवा सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दी हुई उन्होंने टेबल की। कोई इस तरह का आप काम कर रहे हो, कोई बड़ी मतलब कोई ऐसे अमाउंट से आपके पास उसकी कैलकुलेशन करवा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप ये देखिए, ये चीज आपके सामने कि आप अगर कोई फ्लाइट बुकिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे आप जब सर्चिंग करते हैं ना, तो एक जैसा काफी सारा डेटा आता है आपके पास, सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज होती है। तो वो समझिए एक टेबल के अंदर आपको शो हो रहा होता है कि ये पूरा टेबल है, टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि भाई इस डेट को इस टाइम पे ये वाली फ्लाइट जा रही है, इसके प्राइस इतने, ठीक है। या आप अपना टाइम टेबल देख लें, या डेली रूटीन का कोई टेबल आप बनाना चाहें, तो ये सारी चीजें जो है ना टेबल को यूज करके हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। या कोई भी आपका पेपर्स का टाइम टेबल हो गया, कुछ हो गया। अच्छा, बेसिक टेबल स्ट्रक्चर क्या है। टेबल एक पेरेंट एलिमेंट आप बनाएंगे और उसके अंदर टेबल रॉ होगी और फिर टेबल डेटा होगा। तीन एलिमेंट होते हैं, इन तीनों को यूज करते हुए टेबल्स हम बनाते हैं। अच्छा, टेबल का जो मेन एलिमेंट है ये तो बिल्कुल वही है कि अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो यूएल, ओएल ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से टेबल जब हम बनाएंगे तो इसका पेरेंट एलिमेंट सबसे पहले बना देंगे जो कि टेबल होगा। टेबल का ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, दोनों है। अच्छा, उसके बाद टेबल रॉ क्या होती है। अच्छा, एक्सेल आपने देखा होगा अगर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें क्या होता है, इसी तरह से होती है, रॉ और कॉलम वगैरह पे डेटा चल रहा होता है, उसमें सेल्स होते हैं और उसमें हम अपना जाके डेटा उसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेम यही सीन है यहाँ पे भी। इसमें रॉ होती है और रॉ के अंदर कॉलम्स होते हैं। एक रॉ जो होती है ना वो हॉरिजॉन्टली एक रॉ होती है पूरी, और उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। तो अगर आपको रॉ बनानी है तो आप एक टीआर का एलिमेंट बनाएंगे। टीआर का ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। आपने टीआर को ओपन किया, क्लोज किया, एक रॉ बन गई आपकी। अच्छा, अब आप जितने भी कॉलम बनाना चाह रहे हैं आप सारे टीआर के अंदर बनाएंगे। बना के भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले टेबल जब आप शुरू करें तो टेबल का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग दोनों बना दिया। अब आपने अगर एक रॉ बनानी है, सबसे पहली रॉ, तो आप बनाएंगे टीआर। टीआर का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपको एक कॉलम बनाना है तो आप देंगे टीडी। टीआर का मतलब है टेबल रॉ और टीडी का मतलब है टेबल डेटा, ठीक है भाई। अब मिसाल के तौर पे मुझे ऐसा टेबल बनाना है जहां पे मैं सारे स्टूडेंट्स की डिटेल सेव कर सकूं। तो जिसमें स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है, और स्टूडेंट का क्या आ जाएगा भाई, रोल नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट की क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब ये वाली जो रॉ होगी ना, ये सबसे टॉप वाली रॉ होगी। तो टॉप वाली रॉ में हमेशा हम हेडिंग रखते हैं, ठीक है भाई। तो एक और एलिमेंट भी है हमारे पास टीडी की जगह टी एच। इसका मतलब होता है टेबल हेडिंग। ये ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर हम इसको पहले सिर्फ टीडी के अंदर देखें ना कि क्या रिजल्ट दे रहा है ये आ गया टीडी। अब देखिए एक ही लाइन में इसने तीनों कॉलम बना दिए, ये कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। अच्छा, अगर हम इसको टीएच कर देंगे ना तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसको बोल्ड कर देगा ताकि देखने वाले को पता चले कि ये एक हेडिंग है। तो बेहतर यही है कि अगर आप हेडर बनाना चाहें ना तो उसको आप टीएच ही बनाएं ताकि वो बोल्ड कर दें। या अगर आप टीएच यूज करना नहीं चाहते तो आप इसके अंदर जाके बोल्ड भी यूज कर सकते हैं, जो कि बोल्ड होता है, बी का एलिमेंट जो होता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब टीआर के बाद मैंने एक और रॉ बनाई। ये वाली जो रॉ होगी ना इसके फौरन बाद इसके नीचे ऐड होगी, और इसमें मैं पहला कॉलम ऐड कर रहा हूं, इसमें आ जाएगा भाई स्टूडेंट का नेम। दूसरा कॉलम ऐड कर रहा हूं, इसमें आ जाएगा रोल नंबर। और तीसरा कॉलम मैं ऐड कर रहा हूं, इसमें आ जाएगा स्टूडेंट की क्लास, वेब एंड मोबाइल। सही है भाई।
तो अब अगर हम इसको देखें तो इस तरह से डेटा जो है वो डायरेक्ट इसके नीचे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह से बनता है भाई टेबल पे डेटा एक्सेल पे, कि भाई ऊपर इस तरह हेडिंग आ रही होती है और नीचे डेटा ऐड हम करते जाते हैं। तो अब हमें जितनी भी रो ऐड करनी है ना, हम नीचे ऐड करते जाएंगे। अच्छा, कॉलम आपने सेम रखना है। देखिए ऊपर वाले में अगर आपने हेडिंग 3 बनाई है तो आपने नीचे कॉलम 3 ही बनाए, कि भाई नेम के नीचे ये नेम आएगा, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आएगा और क्लास के नीचे ये वाली क्लास आएगी। तो इसी तरह से पूरे टेबल को आपने लेके चलना है। तो अब आप चाहे तो इसमें जितनी मर्जी चाहे रो आप ऐड कर सकते हैं। देखें इस तरह से, ठीक है, जितना मर्जी चाहे आप डेटा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ कि डेटा रीड करना बहुत आसान हो गया। कोई भी आता है डेटा रीड करता है, उसको पता चल रहा है कि यार ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये सारे नेम है, और सेंटर में जो सारे लिखे हुए आ रहे हैं ये रोल नंबर है, और राइट साइड पे जो लिखे हुए आ रहे हैं सारी क्लास है। अगर इसके अलावा कुछ काम हम करते जिससे ये डेटा रिप्रेजेंट कर सकते अपनी वेबसाइट में, तो उसमें क्या होता, फिर हमें सबके आगे नेम लगाना पड़ता, सबके आगे रोल नंबर लगाना पड़ता, सबके आगे क्लास लगाना पड़ती। तो अगर आपके पास बहुत सारे डेटा हो ना, बहुत सारा सेम चीज का डेटा, मतलब स्टूडेंट्स का डेटा हो और बहुत सारा हो, तो बेस्ट तरीका उसको यही है कि आप वेबसाइट के अंदर वो टेबल के अंदर शो करें। ये इजी भी है, जल्दी भी हो जाएगा आपका काम और देखने वाले को समझ में भी आएगा। अच्छा, अभी थोड़ा हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम इसमें एक चीज ऐड करते हैं। टेबल का ना अपना एक फीचर है HTML का, बॉर्डर का। ठीक है, ये हो तो थोड़ा ओल्ड गया है, लेकिन हम फिलहाल के लिए इसको यूज करते हैं। CSS से हम यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने CSS देखी नहीं है, तो ये HTML में भी चल जाता है। अब आपको थोड़ा लगेगा कि टेबल है। ठीक है भाई, देखें टेबल का हेडर आ गया और फिर टेबल का ये सारा डेटा आ रहा है। एक ये वाली चीज कर देते हैं। एक और चीज होती है टेबल की, विड्थ। ठीक है, जितनी भी रखनी हो हम उतनी विड्थ रख देते हैं। और एक परसेंट की चीज, परसेंट वाली चीज भी होती है, जैसे 100% में अगर इसको दूंगा ना, 100% का मतलब ये होगा जितनी भी स्पेस अवेलेबल है वो सारी ले लो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, फुल हो जाएगी स्क्रीन के हिसाब से। देखें, ठीक है भाई, तो ये एक मेरा पूरा टेबल बन गया। और मैंने बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर के अंदर 1 जो लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि बॉर्डर को कितना हमने बढ़ाना है, उसका साइज क्या रखना है। अगर आप देखें मैं बॉर्डर 10 रख दूं तो इसका बॉर्डर है वो बहुत बड़ा नजर आएगा हमें इस तरह से। ठीक है, ये बॉर्डर वाली चीज है। तो बॉर्डर नॉर्मली 1 ही हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल सही लगता है। क्लियर है भाई बॉर्डर वाली चीज? गुड हो गया। ठीक है भाई, टेबल TR देख लिया हमने, TD देख लिया, TH का हमें पता चल गया। अच्छा, इसमें एक और एट्रीब्यूट आपको नजर आ रहा है स्कोप का। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, आप इसको ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो। इससे क्या पता चल रहा है कि यार ये जो आप दे रहे हैं, जो भी TH है या TD है, उसका स्कोप क्या है, ये कॉलम है या ये एक रो है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये कॉलम है या फिर ये रो है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए टेबल किस तरह से बना हुआ है कि भाई सैटरडे वाले दिन टिकट सोल्ड हुए 120 और संडे वाले दिन 135। तो इस तरह का अगर हमें टेबल बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई ऊपर एक TR बनाया है और पहला एलिमेंट इन्होंने एम्प्टी छोड़ दिया, उसमें कोई भी हेडिंग नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इस एलिमेंट के नीचे एक हेडिंग होगी टिकट सोल्ड के नाम से। अच्छा, इसको छोड़ के अगर हम डेली कोई टाइम टेबल बनाए अपना कुछ, ताकि फिर हमें समझ में भी आए। अच्छा, हम एक टेबल बना रहे हैं, मैं यहाँ पे एक TR बना रहा हूँ। TR के अंदर मैंने एक TH को एम्प्टी छोड़ा और दूसरे TH में आके मैंने कहा भाई यहाँ पे पेपर है हमारा एक मैथ का। ठीक है भाई, और एक हमारा है TH इंग्लिश, और एक और हम बना देते हैं TH उर्दू। ठीक है भाई, तो ये एक टेबल बन गया। और इसको हम बॉर्डर वगैरह भी दे देते हैं ना, ताकि थोड़ा सा हमें सही नजर आ जाए। बॉर्डर 1 और विद दे देते हैं।
अच्छा 100% के अलावा भी आप दे सकते हैं, जो भी देना चाहें आप। देखिए इसने क्या करा, शुरू वाला एक सेल इसने एम्प्टी रख दिया और बाकी 3 जो हमने ऐड किए थे उसमें डेटा शो हो रहा है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एक और रॉ बनाएंगे और इस रॉ में पहली मैं बनाऊंगा हेडिंग, डेटा नहीं दूंगा बल्कि मैं हेडिंग बनाऊंगा और मैं इसमें बोल दूंगा कि भाई ये है मंडे, ठीक है। और मंडे को अब मैं अपना जो भी डेटा होगा वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। अच्छा इसको हमने थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिवर्स कर दिया, एक काम करते हैं ऊपर हम टाइमिंग्स देते हैं और नीचे फिर वो सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई टाइम नीचे देते हैं ऊपर दे दें, तो टाइम हम यहाँ पे दे देते हैं कि भाई 9 बजे से लेके सब्जेक्ट की मल्टीपल टाइम 10 बजे तक, ऐसा ही है, वो भी हो सकता है। मेरे ख्याल से टेबल हमारे पास ना यहाँ पे बना हुआ भी होगा बुक के अंदर, यही वाला जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, हाँ ये रहा, ठीक है। देखिए अब मैं यही वाला अगर कोड उठा लूँ, ठीक है। देखिए यही वाला कोड मैंने उठा लिया। अच्छा इसमें से अभी चीजें जो हमने समझी नहीं है ना वो हटा देते हैं, कॉलेज पेन हटा देते हैं या लगे रहने देते हैं, समझ लेंगे अभी, ठीक है भाई। तो अब इसमें देखें टेबल, अच्छा बॉर्डर ऐड कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। बॉर्डर 1 विथ 100%। देखिए अब इस टेबल को देख के क्या समझ में आ रहा है कि भाई मंडे वाले दिन 9 बजे ज्योग्राफी है और 10 बजे भी ज्योग्राफी है, ठीक है। अच्छा जबकि अगर देखें इसमें हमने करना क्या था, अगर हम इसको हटाए ना, अगर प्रॉपर टेबल हम बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बनता, ये इस तरह होता और ये तरह होता, ठीक है भाई। एक एक्स्ट्रा नीचे बनाना है हमें, नीचे इसी को हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। आप देखें प्रॉपर एक टेबल बन गया हमारे पास जिसमें आ रहा है लिखा हुआ भाई 9 AM को, अच्छा जी एक स्क्रीन पे नहीं आ रही होगी ना, आ जाएगी, आ गई भाई। अच्छा अभी देखिए ये टेबल जो हमने बनाया है इसमें ऊपर हेडिंग आ रही है टाइमिंग्स की और लेफ्ट पे जो आ रहे हैं डेज आ रहे हैं, और यहाँ पे इस टेबल को देख के समझ में आ रहा है कि भाई मंडे वाले दिन 9 बजे ज्योग्राफी है, 10 बजे भी ज्योग्राफी है, 11 बजे मैथ है और 12 बजे आर्ट है, ठीक है भाई। तो इसी तरह ट्यूसडे को 9 बजे जिम है, 10 बजे जिम है, 11 बजे होम है और 12 बजे आर्ट है, ठीक है। तो ये डेली टाइम टेबल हमने समझे बना दिया टेबल का। अच्छा ये बना किस तरह, पहली रो जो बनी हुई ना, अच्छा रो इसमें देखिए हमेशा इस तरह चलेंगी हॉरिजॉन्टली, सबसे पहली रो ऊपर आ गई टॉप पे, फिर उसके नीचे सेकंड रो आ गई, उसके थर्ड रो आ गई। पहली वाली जो रो थी उसको हमने किस तरह बनाया, उसमें पहले एक सेल एक बनाया जिसको एम्प्टी छोड़ दिया। इसको एम्प्टी क्यों छोड़ा, क्योंकि इसके नीचे हेडिंग्स आनी थी, इस वजह से इसको एम्प्टी छोड़ दिया। और उसके बाद 4 मैंने ऐड करके टीएच एलिमेंट उसमें टाइम्स की हेडिंग डाल दी। और जब मैं सेकंड रॉ पे आया तो सेकंड रॉ पे क्या करा, मैंने पहले इस रॉ की हेडिंग डाली मंडे और उसके बाद इसमें डेटा एंटर करना शुरू किया, ठीक है भाई। टीडी आ गया, ज्योग्राफी आ गया। अच्छा अब आप एलिमेंट काउंट करें ना, सेम होना चाहिए। ऊपर वाले आप देखिए कितने एलिमेंट पड़े हुए टीआर के अंदर, 1 2 3 4 5, और नीचे कितने पड़े हुए, 5 पड़े हुए। तो इस वजह से टेबल बिल्कुल सही आपको नजर आ रहा है। अच्छा अगर एक भी ज्यादा हो जाएगा ना, नीचे देखिए, नीचे ऊपर 5 है और आपने नीचे अगर एक ज्यादा कर दिया तो वो टेबल जो है ना फिर इस तरह से हो जाएगा पूरा। देखिए आखिर में 8 जो है वो आगे निकल गया, जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जितने ऊपर आपने कॉलम सेल ऐड किए होंगे उतने ही नीचे आप ऐड करेंगे ताकि डेटा जो है ना आपका प्रॉपर चले। अच्छा अब एक चीज हमें इसमें देखनी है कि यार ये जो ज्योग्राफी लिखा हुआ आ रहा है ये 2 बार लिखा हुआ आ रहा है, इसके लिए हमें 2 सेल बनाना पड़ गए और 2 बार पूरा पूरा टेक्स्ट लिखना पड़ गया। तो इसका एक ऑप्शन है जो एचटीएमएल में टेबल हमें दे रहा है,
वो क्या ऑप्शन है कि आप क्या करें, इसका जो बाद वाला सेल है ना, क्योंकि ये सेम रो के दोनों दोनों बराबर बराबर में ही है, तो इसके जो बाद वाला है वो खत्म किया, उसको रिमूव किया, और पहले वाले को आके आपने क्या किया, एक एट्रीब्यूट दिया जिसका नेम है कॉल स्पैन, और इसकी वैल्यू आपने दे दी 2। तो 1 क्यों नहीं दी, 1 ये खुद है कि भाई एक ये खुद है। अच्छा, इसका मतलब ये अब ये जो सेल ना ये 2 कॉलम की जगह ले लेगा। ये सेल एक ही है, कॉलम एक ही है, लेकिन ये 2 कॉलम की जगह लेगा। मैंने रीलोड किया, वही करा, इसने 2 कॉलम की जगह ले ली, और अब देखने वाले को फिर भी यही लग रहा है कि भाई 9 बजे ज्योग्राफी और 10 बजे भी ज्योग्राफी है। तो हमारे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमने उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया, एक सेल रिमूव कर दिया, और जो पुराना वाला सेल था उसी ने दोनों की जगह ले ली। इसी तरीके से जिम के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। ऐसा ही भाई, कैसे होगा, लास्ट वाला रिमूव कर दिया और इसको आके हमने कॉल स्पेन 2 कर दिया। ठीक है भाई, तो अब जिम ने भी दोनों को कवर कर लिया। अच्छा, अब रह क्या गया 8। अगर आप देखें मंडे को भी 12 बजे 8 है और ट्यूसडे को भी 12 बजे 8 है, तो अब हम इसको भी क्या कर सकते हैं, दोनों सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में आपने देखा हो ना, उसमें मर्ज वगैरह वाला सीन होता है, तो वही वाली चीज समझ लें इसको भी। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए एक 8 जो है ना ऊपर वाली रो में और एक 8 नीचे वाली रो में। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली रो से 8 को डिलीट करेंगे। कहां से, नीचे वाली रो से, हमेशा नीचे वाली रो से 8 को डिलीट करा, और ऊपर वाली रो में जाके 8 को मैंने क्या दे दिया, रो स्पेन 2। तो इसने क्या किया, दोनों रो को कवर कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा जो डेटा है ना वो और ज्यादा अच्छा हो गया, और मतलब हमने कम से कम कोड लिखा और उसमें हमारा काम हो गया, और देखने वाले को समझ में भी आ रहा है कि भाई ये डेटा जो है ना वो किस तरह का बना हुआ है, और उसको समझ में आ रहा है कि भाई मंडे वाले दिन 12 बजे जो है 8 है, और ट्यूसडे वाले दिन भी 12 बजे 8 है। समझ में आया, भी मुश्किल तो नहीं है। आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। टीएच जो ब्लैंक छोड़ा है उसको टीडी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीएच और टीडी में फर्क बस सिर्फ इतना ही है, टीएच उसको बोल्ड कर देगा, ठीक है, और टीडी जो है इसको बोल्ड नहीं करेगा, नॉर्मल डेटा की तरह शो करेगा। क्योंकि देखिए हेडिंग हम हमेशा बोल्ड रखते हैं, तो इस वजह से जो भी हेडिंग वाली बात हो उसको टीएच में डाल दें, वो बोल्ड जाएगा, और जो डेटा वाली बात हो उसको टीडी में रखें, वो बगैर बोल्ड के टेक्स्ट नजर आएगा आपको। स्पैनिंग रोज भी हमने देख लिया और स्पैनिंग कॉलम भी हमने देख लिया। अच्छा जी, लॉन्ग टेबल्स में क्या है कि अगर आपके पास बड़े बड़े काफी टेबल्स हैं तो आप सिर्फ इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये और कुछ भी नहीं है। कि अगर आपके पास काफी बड़ा टेबल है, आपको पता चले कि यार मेरा हेडर कौन सा है, मेरा बॉडी कौन सी है और फुटर कौन सा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ना, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया तो इसका जो हेडर है ना, ये सबसे टॉप पे जो आ रहा है ये इसका हेडर है, लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन सा हेडर है कौन सा नहीं। तो भाई HTML ने हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको ग्रुप में डाल दें, उसका फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्या ग्रुप है, टी हेड। मैंने टी हेड बनाया और जो भी मेरी हेडर वाली चीजें थी उसको मैंने इसमें डाल दिया टी हेड के अंदर, और इसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ भी नहीं आएगा। देखिए जब मैं इसको चला के देखूंगा जैसा था वैसा ही रहेगा, बस सिर्फ क्या ग्रुप बन गया, इसका पता चल गया कि ये हेड है। इसी तरह जो बाकी वाली चीजें वो आप डाल दें बॉडी में। अच्छा, ये चीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए आसानी कर दी कि हमें पता चलेगा कि यार इसमें हेड वाली चीजें आ रही है, इसमें बॉडी वाली चीजें आ रही है। रीलोड किया, देखिए बॉडी का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी तरह एक फुटर भी होता है। अगर आप ये वाला टेबल देखें जो बुक में है, ये वाला, तो इसमें देखिए कितना बड़ा टेबल है, इसमें हेडर कौन सा है, सबसे ऊपर वाला। बाकी का जितना भी डेटा आ रहा है ये सारा बॉडी है, और लास्ट में देखिए जो टोटल आ रहा है ये फुटर है। तो आप टी फूट का एक एलिमेंट है, आप वो फुटर को दे सकते हैं। इन तीनों एलिमेंट का कोई भी बिहेवियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लियर है? अच्छा भाई, विद का मैंने आपको बता दिया कि भाई विद देते हैं इसको हम। अच्छा, विद अगर हम इमेज की तरह भी इसको देना, 100% ना दें, मैं इसको बोल दूं 500 ले लो। अब ये पिक्सल में 500 जितना भी बनेगा उतना ले लेगा। ये देखें
100% का मतलब ये होता है कि जितना आपके पास अवेलेबल स्पेस है ना वो पूरा कवर कर लो। ये देखो, और अगर आप अपनी मर्जी से 100 दे दें, कुछ दे दें, तो जितनी होगी उतनी कवर करेगा। ठीक है, तो अपनी मर्जी की भी विद रख सकते हैं, और परसेंट क्या करेगा, जितनी अवेलेबल स्पेस है लाइन में पूरी कवर कर लेगा। क्लियर है भैया? अच्छा, बस दो चीजें इसमें और है, एक है सेल पैडिंग और एक है सेल स्पेसिंग। पैडिंग क्या करती है कि यार, अच्छा ये बात आप देखें कि अच्छा इसको 100% कर देते हैं पहले ताकि सही नजर आए आपको। ये जो आपको टेबल का सेल नजर आ रहा है, इसके बीच में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपको बॉर्डर बना थोड़ा सा बढ़ा दूं ना, मैं 10 कर दूं, तो देखिए बॉर्डर बन गया। एक बॉर्डर ना आपको सेल के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है, हर सेल के ऊपर है वो, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, वो सेल का अपना बॉर्डर है। तो वो जो सेल वाला बॉर्डर है ना उसके और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बीच में जो स्पेस है ये कहलाती है पैडिंग। क्या कहलाती है? कौन सी स्पेस? जो सेल का बॉर्डर है उसके बीच में जो स्पेस है टेक्स्ट तक की, और एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस है जहां मेरा कर्सर है ये वाली, ये क्या कहलाती है? स्पेसिंग। मार्जिन सीरीज में बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको टेबल में पैडिंग और स्पेसिंग बोल रहे हैं। तो मैं अगर सेल स्पेसिंग पैडिंग ऐड कर दूं 10, ठीक है, तो इसने देखें कहाँ पे स्पेस ऐड की, वो जो बॉर्डर था उसके और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है वो इसने बढ़ा दी। अच्छा, अगर मैं इसको दे दूं सेल स्पेसिंग, देखिए ये वीएस कोड शो नहीं कर रहा क्योंकि ओल्ड कोड है, इस वजह से वीएस कोड में सेशंस नहीं आ रही आपके पास। तो इसको भी अगर मैं 10 कर दूं तो अब इसने हर सेल के बीच में स्पेस दे दी। तो ये वाली जो चीज है हम वो सीएसएस से भी अचीव कर सकते हैं। मार्जिन और पैडिंग कहलाता है सीएसएस के अंदर ये। जब तक सीएसएस नहीं पढ़ी तो हम एचटीएमएल के एट्रीब्यूट से कर सकते हैं ये वाली चीज। अच्छा जी, टेबल को बॉर्डर भी देना देख लिया हमने, और टेबल को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं हम। कैसे भाई? बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर हम लिखेंगे वैल्यू में जो भी हमें कलर हमारे जहन में आ रहा हो। ठीक है, कुछ कॉमन कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, या इस तरह के काफी सारे होते हैं। तो कोई भी आप नाम देंगे, जिस तरह मैं अगर ग्रे लिख दूं और मैं इसको चलाऊं तो देखिए इसने पूरा टेबल ग्रे कर दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो अगर हम इसको अच्छा सा कलर दें, कोई पिंक, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, ये बीजी कलर वाला जो एट्रीब्यूट है ये हर एलिमेंट पे चलता है टेबल के। मैं चाहूँ सिर्फ इस टेबल रॉ का कलर अलग हो जाए, तो मैं इसको बीजी कलर देके मैं इसको बोलूंगा ये हो जाए ऑरेंज। गोला गंडा बना रहे हैं हम, सही है भाई। और नीचे वाली रॉ को मैं बोल देता हूँ ये हो जाए, इसमें ग्रीन कलर डालना है। ठीक है भाई। और सबसे लास्ट वाली हो जाए चॉकलेट कलर भी होता है, चॉकलेट दे दें। स्पेलिंग सही है, चॉकलेट। ये लो भाई, आ गया। ठीक है भाई, तो टेबल को देखें हमने कलर ही कलर भर दिए सारे। अच्छा, सिंगल सेल पे भी दे सकते हैं आप। सिंगल सेल जो है ना, टीएच हो गया या टीडी हो गया, उस पे भी दे सकते हैं। वो सीजर्स से होते हैं, एचटीएमएल में नहीं है उसका ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं इसको कलर दे दूं रेड, देखिए सही है भाई, सिंगल सेल का भी हो रहा है, पूरे टेबल का भी हो रहा है, टेबल रॉ का भी हो रहा है। ठीक है, तो टेबल के जितने भी एलिमेंट है ना, ये कलर, बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये। ठीक है भाई। HTML से फॉन्ट कलर चेंज कैसे होंगे? अच्छा, फॉन्ट कलर है इसका कुछ? पता नहीं, चलेगा नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे ऐसा ही है। अगर होना तो नहीं चाहिए वैसे, देखते हैं अगर हो जाए तो। नहीं हुआ भाई, स्टाइल तो नहीं लगाया था।
तो वो तो फिर CSS है ना, होता तो HTML से ही है। वो ऐसे क्या होगा आपने देखे, स्टाइल और कलर रेड हो गया। तो ये जो लगा है ना, ये CSS होती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। बाकी बीजी कलर जो है ना, ये टेबल का अपना है, और ये बीजी कलर जो है ना, ये भी हम CSS से दे सकते हैं आगे जाके, बैकग्राउंड कलर। तो फिलहाल टेबल में हमें मिला है तो हमने इसको टेबल से दे दिया। ठीक है भाई, तो माशाल्लाह से अच्छा खासा आज हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट भी पढ़ लें। अच्छा, अब असाइनमेंट्स की अगर हम बात करें तो अब अपना असाइनमेंट्स क्या बनाना है। पहली चीज तो ये आपने असाइनमेंट बनाया ना, ये वाला रेस्टोरेंट जो आपने खोला था, तो इसमें आएगा अच्छा सा लोगो रेस्टोरेंट का एक, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो कैटेगरी आ रही है ना, ये पिक्चर्स में आएंगी, पिक्चर्स में आएंगी कैटेगरी। और उस पिक्चर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो इस पेज पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी अच्छी सी पिक्चर आ रही होगी चिकन बिरयानी की। पहला ये हो गया असाइनमेंट। एक एक लगा दे, 2-3 लगा दे, मर्जी है आपकी, ठीक है भाई। एक ये हो गया। दूसरा आप बनाएंगे असाइनमेंट अच्छा सा, ये बनाया हमारे दूसरे स्टूडेंट्स ने, चेस बोर्ड गेम होता है ना, चेस वाला, उसका बोर्ड बनाएंगे आप। तो इसमें देखते हैं किसी ने बनाया हो तो आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से यही वाला है। तो ये काफी अच्छा अच्छा भी बनाया है सबने भाई। तो देखते हैं किसी का अगर खुल जाए तो। कब तक खुलेगा ये, बल्कि ये अलग है, ये वाला नहीं है। ये कहते हैं असाइनमेंट 4 होगा इनका। हाँ ये अच्छा, इसमें जो अच्छा सा है ना वो खोलते हैं हम। तो ये आसान है बनाना, बहुत ही आसान है, तो मुश्किल नहीं है। इसमें हम ये वाला भी खोल सकते हैं, वाला भी खोल सकते हैं। देखे भाई, नजर आ रहा है। इस तरह का कुछ करना है टेबल से। सही है भाई। तो ये कैसे होगा, टेबल है पूरा ये, और इसकी जो ये पीसीस है ना, ये आपको मिल जाएंगी इंटरनेट से, कहीं से भी आप उठा लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये पूरा बना देना है एक, ठीक है। तो इसमें आपकी टेबल की ना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये हर सेल को अलग अलग कलर दिया हुआ है, बीजी कलर। तो उस हिसाब से ये पूरा बना हुआ है। और काफी अच्छे अच्छे भी देखें सबने बनाए, ये भी बना हुआ है एक। तो बन सकता है भाई ये, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। हम गूगल से इमेजेस उठा लें, उसका कोई मसला नहीं है। तो फिर जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको खेलेंगे भी, कि इसको पीस को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, फिर आगे ले गए। फिर पूरा गेम टाइप भी बन सकता है जावास्क्रिप्ट से, आसान है, ठीक है। तो अभी फिलहाल CSS HTML से इसका बोर्ड तो बनाया हम, ठीक है। बन जाएगा भाई, कैसे का कोई सवाल इसमें। मूव नहीं करेंगे, सिर्फ टेबल में शो करवानी है। देखिए सिंपल TD बना लें, TD में आप इमेज रख दें, इमेज इस तरह शो हो रही होगी आपको सिंपल। और उसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट इमेज उठा लीजिएगा अच्छी सी ना। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सिंपल सा। और भी काफी बनाए थे लड़कों ने ना, अच्छे अच्छे, देखें काफी सारे बने हुए हैं आपके सामने। ये देखें कितना अच्छा बना हुआ है। कलर वगैरह भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर रखना चाहें, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का कोई मसला नहीं, कभी टेबल पे आप। अच्छा, टेबल की एक चीज मैं आपको बता रहा था, ईमेल वाली ना। वो क्या चीज थी भाई, ईमेल मार्केटिंग होती है ना जितनी भी, वो तकरीबन सब मार्केटिंग टेबल को यूज करते हुए करते हैं। HTML का टेबल चल रहा होता है उसमें।
जिस तरह अगर हम देखें किसी ने हमें ईमेल भेजी हो, फूड पार्टनर ने भेजी है या दराज की देखते हैं कोई आई हुई, दराज की आई हुई है, कहाँ आ गया भाई? अच्छा जी, दराज, दराज पे भी कुछ भी आ जाता है तो देख के खोलना पड़ेगा। ये रहा इसका, उम्मीद है अच्छा कुछ आएगा, चलो सही है। तो अब देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ना ईमेल के अंदर बना हुआ, ये भी एक तरह की वेबसाइट है जो आपको ईमेल में पूरी शो हो रही है। इस पे लिंक्स भी है, इसमें इमेजेस भी आपको नजर आ रही है। अच्छा अब हम देखें ना इन्होंने यूज क्या किया है। इंस्पेक्ट में जाके, इंस्पेक्ट का पता है आपको? ये सोर्स कोड इसका दिखा देता है। अब आप देखें तो इसमें थोड़ा सा करके तो इन्होंने क्या यूज करा हुआ है, टी बॉडी, टी आर, टी डी। तो टी डी के अंदर देखिए इन्होंने लिंक बनाया हुआ है और फिर लिंक के अंदर इमेज डाली हुई है। तो जितना भी इन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है टेबल से बनाया हुआ है, देखिए टेबल। इसका फायदा ये होता है ये ईमेल के अंदर ना रिस्पॉन्सिव जाता है और हर ब्राउजर पे सपोर्ट होता है ये टेबल। तो इस वजह से ईमेल मार्केटिंग में ज्यादातर लोग जो है ना टेबल बनाते हैं और ये सिर्फ एचटीएमएल का काम है। ये लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल डेवलपर को हायर करते हैं जिसको सिर्फ एचटीएमएल अच्छी आती हो, रख लिया उसको। उसका क्या काम है, बस उसको इमेजेस देंगे, उसको टेबल में लगाना है और ये बना के देना है टेम्पलेट। ये पूरी पूरी इमेज है, ये कुछ भी नहीं है। देखिए इसको अगर मैं इमेज करूँ ना, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसने डाउनलोड कर दी। देखिए ये पूरी इमेज है। इन्होंने इसने क्या करा हुआ होगा कि एक टीआर बनाया हुआ होगा और टीआर के अंदर उसके जो कॉलम है उसको ना कॉल स्पेन दिया हुआ होगा 6 या 7 जितना भी बन रहा होगा और इसके अंदर एक इमेज रख दी होगी। ये वाला असाइनमेंट दे दो, इतना आसान तो है, बेहतरीन हो जाएगा। देखिए ये इसमें क्या है, सिंपल। देखिए हमने अगर देखना हो ना इसने क्या यूज किया हुआ है, देखिए इमेज और ये देखें टीडी। मैंने इसको टीडी को बंद किया। देखिए एक टीआर के अंदर सिर्फ कितने टीडी पड़े हुए हैं, एक टीडी पड़ा हुआ है। और देखिए अलग अलग टी बॉडी भी है और अलग अलग पूरे टेबल बनाया है इन्होंने। तो इस तरह ये सारी इमेजेस जो भी आपको नजर आ रही है ना, ये सारी इमेजेस हैं। और ज्यादातर जो भी ईमेल मार्केटिंग होती है वो इसी से ही होती है। आप दूसरों की भी किसी की ईमेल खोलेंगे ना, ट्विटर की आई हुई अगर शायद, तो इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, इन्होंने भी क्या यूज किया हुआ है, टेबल। देखिए सारे टीडी बने हुए, टी आर, टी बॉडी। टी बॉडी का ग्रुपिंग के लिए था, ठीक है। तो ये तकरीबन जितनी भी ईमेल मार्केटिंग है ना, ये टेबल को यूज करते हुए बनाई जाती है। तो टेबल अगर अच्छा आता हो तो आप बड़े आराम से ये ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के लिए भेज सकते हैं किसी को, ठीक है भाई। तो अभी फिलहाल चेस बोर्ड बनाए, तो फिर जो है ना ये भी आपको असाइनमेंट दे दूंगा मैं, ये वाला भी बनाइएगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर आपको आ जाए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। अब कुछ लोग टेम्पलेट नहीं होते तो डायरेक्ट ईमेल इस तरह आ जाती है आपके पास, टेक्स्ट में लिखी हुई आ जाती है। लेकिन आजकल ये टेम्पलेट्स बहुत चल रहे हैं मार्केटिंग के लिए, ईमेल टेम्पलेट्स। ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट भी जो आपको बना के देती है, लेकिन प्रॉपर जो बनता है ना वो डेवलपर खुद बनाता है बैठ के, ठीक है भाई। ये असाइनमेंट्स हो गए आपके। और नेटलिफाई आपको बता दिया था। गिटहब का हम कुछ ही क्लास में, कुछ नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। सिर्फ इस पर अकाउंट बना लें आप, ठीक है, अकाउंट बना के रखें, यूजर नेम वगैरह आप अपना अच्छा सा इस पर बना लें, ठीक है। गिटहब क्योंकि फिर हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली अगली या उससे अगली क्लास में, तो इसके भी काफ़ी सारे फायदे हैं जो हम देखेंगे। अच्छा अब इसके अलावा भाई किसी का कोई सवाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ मसला हो रहा हो? हाँ भाई 15 ज्यादा है, सही तो है भाई। इतनी बना लें कि यार आप प्रैक्टिस हो जाए आपकी अच्छी, बस खैर है। 45 पेजेस भले ना बने, 20 पेजेस बन जाए, 15 पेजेस बन जाए, बहुत है, ठीक है। मतलब हमें डेटा एंट्री नहीं करनी, हमें डेवलपमेंट करनी है। जहाँ आपको लगे यार नहीं मुझे समझ में आ गया, प्रैक्टिस अच्छी हो गई, बहुत है। हाँ एक ही साइज दे दें। वो देखिए वो इमेज का साइज आप एक बनाएंगे ना तो सबका साइज सेम चलेगा। जितनी भी इमेजेस आप देंगे ना उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, सबका साइज सेम होना चाहिए। तो इस तरह फिर वो प्रॉपर चलेगा। जी पीछे पिक्चर लगा के,
हाँ क्लिक करना है, बिल्कुल सब कैटेगरी के प्राइस है, उसकी जगह आ जाएगी पिक्चर, नाम भी आ जाएगा, पिक्चर भी आ जाएगा, ऊपर पिक्चर नीचे नाम। ठीक है भाई, जिस तरह ये आ रहा था ना यहाँ पे, आ गया, बना के दिखा दूं भाई। देखो चिकन लिखा हुआ आ रहा है, चिकन के ऊपर चिकन की पिक्चर चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसे ही मैं चिकन पे जाऊं तो यहाँ पे फिर उसकी 2-3 पिक्चर्स और चाहिए। हाँ इस तरह कुछ कर दो, सही है भाई, बहुत आसान है। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे कि हम भाई नेक्स्ट क्लास में HTML खत्म कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि फॉर्म का चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है ये, और उसके बाद जो 2 चैप्टर है ना वो एक्स्ट्रा मार्कअप खिलाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीजें होती है, उनको पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में ना हम खत्म कर सकते हैं HTML बड़े आराम से, और आपके पास पूरा हफ्ता होता है, आराम से इसकी प्रैक्टिस करा करें अच्छी खासी। देखिए अगर डेली के आप 2-3 घंटे देंगे ना आराम से, तो जाके आपको सब समझ में आएगा। अगर आप एक दिन में 1 घंटा दे के छोड़ देंगे ना तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो जावास्क्रिप्ट पे जब आप आएंगे ना तो असाइनमेंट ज्यादा कर देंगे अब फिर, ताकि आपका जो पूरा हफ्ता है ना वो थोड़ा बिजी जाए। अभी तो असाइनमेंट ऐसे है कि 1 घंटे पहले भी बना दें आप, क्लास होने वाली 1 बजे बैठ के आपने असाइनमेंट बना लिया, ये तो बन जाएगा, ऐसा असाइनमेंट है। लेकिन चीजें एक्सप्लोर करना शुरू करें, नई नई चीजें को देखना शुरू करें। ठीक है, और अच्छा एक चीज और मैंने बोली थी, ग्रुप्स वगैरह बना लिए? नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया भाई? आपस में ग्रुप बना लें। ठीक है, जो आपस में लोग बैठे हुए दोस्त बन जाए, ग्रुप बना लें, एक साथ पढ़े, मजा भी आएगा, एक दूसरे को चीजें शेयर करें। ठीक है भाई, छपाई नहीं करिएगा, अभी असाइनमेंट ही शेयर कर दे, मैंने असाइनमेंट बना लिया तुम नहीं बनाना, तो ये भी ना हो। और ये भी ना हो कि ग्रुप ऐसा बनाया है कि जिसमें सारे ही बेकार है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उस ग्रुप का भी फायदा नहीं होगा। तो ग्रुप ऐसा बनाए इसमें 1-2 बंदे एक्सपर्ट हो, बाकी सारे चले, ऐसे भी हो तो चला लेंगे उनको। ठीक है, तो ये बड़ी जरूरी चीज है। अच्छा इसके अलावा देखिए कोर्स में हमारे काफी कुछ है पढ़ने का, बहुत कुछ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी चीजों को देखते रहा करें कि आगे भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने आपको ये बताया कि भाई आपने बहुत अच्छी फील्ड चॉइस की है, बहुत स्कोप है, बहुत काम है आगे इसका, अभी भी इतना काम है, डेवलपर्स नहीं है मार्केट में करने वाले, तो बस डेवलपर्स चाहिए, अच्छे डेवलपर्स चाहिए, वो वाले नहीं चाहिए जिस तरह अभी आप पढ़ने आए हमारे पास, थोड़ा सा पढ़ के छोड़ जाएंगे और फिर अप्लाई कर देंगे वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए, और जब उनका इंटरव्यू होगा तो कुछ आएगा नहीं। तो ये वाले डेवलपर भी बहुत है मार्केट में, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अच्छे डेवलपर जो है ना वो मिलना बहुत मुश्किल होते हैं मार्केट के अंदर। तो जब भी हमें जो बनना है ना वो अच्छा डेवलपर बनना है। ठीक है, तो वो कैसे बना जाएगा कि भाई प्रैक्टिस अच्छी हो। लेकिन जितना हम काम करेंगे ना उतना हम सीखेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं क्या पूरा कोर्स इसी निकाल दिया, सीरियस ही नहीं लिया, बोला आता है यार ये तो हल्की फुल्की चीजें चल रही है, तो सब आता है मुझे, एंड में जाके ना उसको कुछ भी नहीं आता। फिर उसका क्वेश्चन ये होता है कि यार मैं अपनी लॉजिक कैसे बिल्ड करूं। भाई जो बिल्ड करने वाला जो टाइम था वो तो सारा निकाल दिया, तो अब कैसे हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाद में आप बोलेंगे कि यार मैं वीडियो दोबारा देख लूंगा, उससे भी इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आपको क्लास में बैठ के क्लास में समझ के हो जाएगा, इतना फायदा आपको कहीं से भी नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा। जो भी इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, वो पूछ लें, कोई मसला नहीं है। मेरे से पूछे, सादिक भाई हैं, साले भाई हैं, इनसे पूछे। ठीक है, सबसे एक दूसरे से पूछें, आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, ग्रुप में भी एक दूसरे की हेल्प करें, तो इससे बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट क्लास को ईद तो नहीं है ना, तो क्लास होगी हमारी, सही है, क्लास होगी, छुट्टी वगैरह नहीं है। ठीक है, 4थी ईद को क्लास होगी, 2 घंटे की बात होती है, कोई मसला नहीं है। अगर कोई ऐसा हुआ कि यार छुट्टी हो या कुछ हुआ तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, वरना खुद से नहीं मैसेज करना कि आना ही नहीं आना। ये छुट्टी वाले मैसेज ना बहुत आते हैं, जरा सी बारिश का अनाउंसमेंट हो गया न्यूज पे कि बारिश आने वाली है, मैसेज आना शुरू हो जाता है, आना है क्या भाई, बच्चे को ये बड़े हो गए वो सब, तो अभी तक तो आना है, ईद के 14 दिन अभी तक तो आना है। अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट होगी तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिल जाएगा कि भाई छुट्टी है, वरना आना है आपको लाजमी, सही है भाई। तो क्लास एंड करते हैं, असाइनमेंट समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्लास में क्लास से पहले सबमिशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।